ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर, आवाज आ रही है। चलिए जी, बेहतरीन जी हो सर, गया। आ रही है। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट इनिशियली कि हमारा ये ओरिएंटेशन सेशन है। आज के सेशन के अंदर हम बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीप डाउन जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। द रीज़न बीइंग कि जो सेल टैक्स का एरिया है, हम इसको बहुत कम्प्रीहेंसिव अप्रोच के साथ कवर करने वाले हैं। आज उसी का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा आपको, और उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो इसकी जब क्लासेस रेगुलर होंगी तो फिर जैसे जैसे आप लोगों के सिनेरियोज होंगे, आई नो सेल टैक्स के अंदर लोगों को कुछ मसले मसाइल आते हैं, तो जो जो आप लोगों के सिनेरियोज होंगे उनको भी हम साथ साथ कैटर करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग आईसीटी की जो प्रोफाइल है उससे फेमिलियर हैं। आई गेस आप में से बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी हमारे साथ होंगे सिस्टम के अंदर, जिन्होंने हमसे कोई ना कोई कोर्स भी लिया होगा। जो इनिशियली ऑडियंस अभी हमें न्यू ज्वाइन कर रही है, मैं उनको भी फॉर्मली वेलकम करता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जिन लोगों को अगरचे आईसीटी के बारे में नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता भी देता हूँ। बल्कि मैं कोशिश करता हूँ, मुझे बताइएगा कि अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो मैं आपको आईसीटी की वेबसाइट से कुछ चीज़ें जो है वो दिखा देता हूँ। आईसीटी का एक ओवरव्यू, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए, अनलेस कि इट इज अंडर मेंटेनेंस। बेसिकली हम सीपीडीज ऑफर करते हैं। ये आईसीटी की वेबसाइट आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर हो रही होगी। नहीं हो रही तो मुझे बोल के जरूर बताइएगा। हो रही है सर, आमिर साहब हो रही है। ओके, बेहतरीन। तो यस सर, हो आईसीटी, रही मैंने पर्पसफुली जो है वो आईसीटी की वेबसाइट खोली है ताकि यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को बता सकूं कि आईसीटी का जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगरचे मैं, मेरे पास ये स्लाइड्स में भी सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। और इसमें ये है कि आईसीटी माशाल्लाह सीपीडीज के अंदर जो है वो बहुत कम्प्रीहेंसिव जो है वो पोर्टफोलियो कैरी करता है। और ये सारी सीपीडीज कुछ इस तरह की हैं कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं, जब आप अपने पोटेंशियल, अपने फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट है उनको ओवरकम करने की बात करते हैं, तो यहाँ से आपको बहुत कुछ उस हवाले से सीखने को मिलता है, जिसको आप रियल वर्ल्ड में जो है वो अप्लाई करके अपना अर्निंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन की डोमेन में आईसीटी जो है वो 5 डिफरेंट कंट्रीज का जो टैक्स सिस्टम है उसको कवर कर रहा है, जिसमें कि यूएसए टैक्सेशन भी है। आप भी इसी वेबसाइट के ऊपर जब जाके अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको कोर्स कंटेंट भी मिल जाएंगे। मेरा मतलब जो नुक्ता नज़र है वो आज के हवाले से, या मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आपको सारे कोर्सेज एक्सप्लेन करूं। ये जस्ट एक आपको छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि दिस इज नॉट समथिंग के जो को हमारा फर्स्ट बैच नहीं है। हमारा एक माशाल्लाह बड़ा डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, हमारी मार्केट के अंदर एक स्टैंडिंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई भी किसी भी लेवल के ऊपर जो है वो compete नहीं करता। और हम किसी को अपना कंपेटर बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह हम समझते भी नहीं है। उसकी वजह ऑफ कोर्स आप लोगों का ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट के लिए जो हमने कुछ एफर्ट्स की हैं ऑफ कोर्स कि जो हमारी डिलीवरी है, ताकि आप लोग इंश्योर कर सकें। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका आपको एक मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। तो बात दूसरी तरफ चली गई। खैर, मैं आपको बता रहा था कि इंटरनेशनल टैक्सेशन में हम 5 डिफरेंट कंट्रीज का टैक्स सिस्टम करवा रहे हैं, और पांचों कंट्रीज का एक बहुत अच्छा जो है मार्केट में वैक्यूम अवेलेबल है। आप भी उस एग्जिस्टिंग चंक का हिस्सा बन सकते हैं। आप यहाँ बैठ के यूएसए के क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में भी दे सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें कि आप बीपीओ फर्म्स को ज्वाइन करना चाहें, और आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आप रेलिवेंट सीपीए फर्म्स के साथ जो है वो रिमोट बेसिस पे भी काम कर सकते हैं। अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन की डोमेन से बाहर की बात की जाए, तो हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है दैट इज सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स, जो कि पाकिस्तान की टैक्स कंप्लायंसेस को कवर करता है। और इसके साथ साथ फिर इसका एक एडवांस वर्जन है, एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन, हियर इट इज, जो कि नोटिसेस, अपील्स और रेफरेंसेस के मैकेनिज्म को कवर करता है। सेल टैक्स का स्पेसिफिक हमारा कोर्स भी है जो कि 3 महीने का होता है, नॉट दिस वन जिसके लिए आज मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इसमें हमारा जो कोर एरिया होगा या कोर फोकस होगा, ये मैं आपको इनिशली ही बता रहा हूँ कि हमारा कोर फोकस जो होगा वो सेल टैक्स ऑन गुड्स, जो कि फेडरल डोमेन में आता है, ठीक है। तो हम सेल टैक्स ऑन गुड्स को जो है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। वो फिर आपके डिफरेंट एनेक्सर्स हों, ए हो, बी हो, सी हो, एनेक्सर H1 हो, एच हो, ठीक है। ये इनकी इम्प्लीकेशंस किस तरह से होती हैं प्रैक्टिकली, इन एनेक्सर्स के अंदर डाटा किस तरह से अपलोड किया जाता है,
आपका जो फिर डेबिट क्रेडिट नोट्स हैं ये किस तरह से वर्क करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो हम सेल टैक्स वाले एरिया के अंदर डिस्कस करेंगे। अदर देन दैट भी हमारे कुछ कोर्सेज हैं। किसी भाई ने हैंड रेज किया है, आप कुछ देर के लिए वेट कर लें हजूर, आपको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके सवालात के जवाब दिए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं कुछ पोर्टफोलियो के ऊपर 2-4 मिनट बात करूंगा, उसके ऊपर बात जो है मैं इंशाल्लाह हम आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जो एजेंडा है, हम उसी की तरफ आएंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी का कोर्स जो है वो भी आईसीटी ऑफर करती है। बिजनेस एडवाइजर का एक बहुत कम्प्रीहेंसिव कोर्स है। जो लोग अपने आप को इस पोजीशन में देखना चाहते हैं कि वो लोगों को एडवाइस कर सकें कि वो उनको बिजनेस किस स्ट्रक्चर के अंदर करना चाहिए, कौन सा बिजनेस उनके लिए किस तरह से ज्यादा फिजिबल हो सकता है, इसको भी हम अपने जो है वो पोर्टफोलियो के अंदर कवर करते हैं। और इसमें भी हमारे पास अच्छी खासी एक एनरोलमेंट है। इस पर्टिकुलर आज का जो सेशन है उसके हवाले से अगर मैं बात की जाए तो यहाँ पे आपको दो मेंटोर्स मिलेंगे। ऑफ कोर्स उनके अंदर उसमें बाकर साहब ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसमें कुछ मेरी इनसाइट्स भी होंगी ऑफ कोर्स इंशाल्लाह आगे वाली क्लासेस के अंदर। और उसके साथ साथ जो है अगर बात की जाए आपके सेकंड मेंटोर की, तो उसमें राय साहब जो हैं, राय साहब की प्रोफाइल से आप लोग ऑलरेडी भी आगाह होंगे, राय साहब को जानते होंगे। तो राय साहब भी इसके अंदर जो है वो मौजूद होंगे, वो भी कुछ अपने इनसाइट्स शेयर कर रहे होंगे। तो राय बशारत साहब जो हैं वो इस कोर्स में आपके कुछ इनसाइट्स देंगे, और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह बाकर साहब जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर अपना शेयर करेंगे, और जितने भी प्रैक्टिकल एलिमेंट्स हैं उनको कवर करने के लिए बशारत साहब होंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, राय साहब की प्रोफाइल को भी आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपके पास मैं कुछ कोर्स के ऊपर बात करता हूँ कि इस कोर्स की कवरेज फॉर एग्जांपल क्या है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट एनेक्सेस की जो टैब आ रही है, हमने ये बात आप जहन में रखिए कि हमने आपको कोई इसके अंदर थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ नहीं चलना, अनलेस अनटिल के कुछ जो रेगुलेशन या कंप्लायंसेस जिनके बारे में आपका जानना जरूरी है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो एरियाज तो हम इसके अंदर कवर कर रहे होंगे। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो इस ये सारा कोर्स है ही प्रैक्टिकल नेचर का, और उसमें हम आपको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अनेक्सर एच है, सॉरी अनेक्सर ए जो है, जो कि परचेजेस को डील करता है, ठीक है। अनेक्सर ए क्या कहता है, उसके अंदर जो है इनवाइस है, उसके फॉर एग्जांपल जो पर्टिकुलर्स होते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन किस तरह से होती है, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। फिर अनेक्सर ए के अंदर जो डाटा है वो कैसे आ रहा होता है, ठीक है। वो बेसिकली आप जब अनेक्सर सी के अंदर डाटा आप डालते हैं, तो वो डाटा जो है डिपिक्ट होता है अनेक्सर आपके एच के अंदर। मैं इसको दोबारा भी खोल लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बाकी चीजें इंशाल्लाह बाकिर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाकिर साहब आपको तसल्ली के साथ कुछ प्रैक्टिकल इंसाइट्स आज के सेशन में भी देंगे। आज अगरचे हमारा नुक्ता नजर नहीं है, लेकिन आज के सेशन में हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमारी नेविगेशन शामिल होगी। नेविगेशन किस तरह से होगी वो हम आपको आज के इस सेशन के अंदर बता रहे होंगे कि हमने कौन कौन सी चीजें कवर करनी है, कौन सा डाटा आपने कहाँ पे ऐड करना है। तो जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, अनेक्सर ए को भी बड़ा कंप्रीहेंसिवली कवर किया जाएगा। फिर आपका अनेक्सर सी जो कि सेल्स को डील करता है, बेसिकली आपका डाटा जो है वो अनेक्सर सी के अंदर ही जो है वो अपलोड किया जा रहा होता है। उसके बाद जो है वो आपका अनेक्सर ए में ऑटोमेटिकली डिपेक्ट हो जाता है। उसके बाद अनेक्सर बी जो है वो इंपोर्ट्स को डील करता है, तो उसको किस तरह से कवर करना है जिस, और अनेक्सर डी जो है वो जीरो रेटेड को कवर करता है। यहाँ पे आपको शो हो भी रहे हैं। बेसिकली जब आप प्रैक्टिकली चीजें कवर कर रहे होंगे तो फिर आप इसके इंसाइट्स ज्यादा लेंगे। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेता, ज्यादा अच्छी डिटेल के साथ जो है वो आपको बाकर साहब एक्सप्लेन कर देंगे। बाकर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? बाकर साहब, जी 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 जी। हजूर, फ्लोर इज ऑल योर्स। थोड़ा सा बस आज के जो हमारा सेशन है ये प्योरली जो है वो हमारा ओरिएंटेशन सेशन है। बाकर साहब, सेल टैक्स के इनसाइट्स आप इनको दे दें, बाकी बकायदा क्लासेस का स्केड्यूल अनाउंस हो जाएगा और अकॉर्डिंगली हम इसको प्रोसीड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक सर, अल्लाह का शुक्र। ओके जी। ये आपके सामने वालेकुम। एक अ, आप स्क्रीन दोबारा शेयर कर लें सर। जी जी जी, सलाम, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकंड।
ओके जी। अच्छा जी, ये एक सेल्स टैक्स की रिटर्न है। हम बिस्मिल्लाह करके वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकली अपना काम शुरू करते हैं। ये एक कोई समझ लें कि यूनिट है जो अपनी रिटर्न तैयार कर रहा है, अभी उसने सबमिट नहीं की। तो मैं थोड़ी सी इन डिटेल आपको ना इसकी एक तो ओवरव्यू दिखा देता हूँ, और एक अनेक्स्चर सी जो हमारी सेल्स होती हैं, हम वो कैसे अपनी रिटर्न में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अब जरा गौर से जरा इन चीज़ों को सबको देख लीजिएगा। ये रिटर्न है जी, आपकी टैक्स पीरियड है 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक, और हमारी ये रिटर्न अभी ओपन है, अभी इसको सबमिट नहीं किया। सबमिट से क्या मुराद होता है, अभी इसको फाइल नहीं किया, अभी इसमें एंट्रियां आ रही हैं कुछ। इसमें दो तीन चीजें जो बुनियादी बहुत जरूरी है बतानी। सेल्स टैक्स की जो रिटर्न होती है, इसके जो पेमेंट की डेट होती है, पेमेंट जमा करवाने की, वो 15 तारीख लास्ट होती है, और 18 तारीख इसको सबमिट करने की होती है। ठीक है, तो इसको मैं ओपन करता हूं और इसको आप देखते जाएं इंशाल्लाह। ये देखिए, ये इसमें बहुत सारा डाटा है। हम इसको शुरू करते हैं नेक्स्चर ए से। नेक्स्चर ए में सारी परचेजेज आती हैं और परचेजेज विद होल्डिंग सेल्स टैक्स भी इसमें शामिल है, जो हमने आपको पढ़ाना है। और विद होल्डिंग सेल्स टैक्स की जो एंट्रीज हैं वो तो आप खुद डालेंगे, लेकिन जो परचेजेज है वो आप सिस्टम से ही क्रॉस मैच करके लोड करते हैं। तो इसका तरीका क्या क्या होता है कि हम, आप ये नजर आ रहे हैं आपको ये सारी चीजें, तस, तस्वीर आ रही है ना आपको सबको? जी 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 जी। सर, आ रही है। जी जी, मैं दोबारा फिर आपको दोबारा जरा इसका स्टार्ट करता हूँ। इसमें अनेक्चर ए पहले आपको तरतीब से समझा देता हूँ। ये अनेक्चर ए चूंकि एक मैन्युफैक्चरर की सेल्स टैक्स रिटर्न है, तो इसमें अनेक्चर H1 नहीं आएगा, इसमें अनेक्चर जे आता है, जिसमें प्रोडक्शन डाटा हमने देना होता है। और प्रोडक्शन डाटा क्या होता है, मैं इसमें एक शीट, गूगल शीट ले लूँ जरा, थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक्सेल में कुछ समझा भी दूं। ये ओपन हो गई। इसमें देखिए जी, मैं जरा यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कुछ आपके लिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। इसमें अनेक्स्चर ए जो है, जो अभी मैंने आपको दिखाया, इसमें सारी परचेजेज आती हैं। और ये परचेजेज क्या आती हैं, ये ऑनलाइन होती हैं परचेजेज। आपके पास हार्ड कॉपी होती है, उसको मैच करना होता है आपने। मैच डाटा विद परचेज इनवाइस एंड रिकॉर्ड। रिकॉर्ड से मुराद आपने उसको उठा लेना है। अब इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल में जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कैसे। ये अनेक्स्चर ए है। अच्छा, इसमें कुछ टैब है, गौर से देखिएगा। पहला टैब है क्लेम इनवाइसेस का। भाई इनवाइसेस क्या मतलब, क्लेम करेंगे हार्ड कॉपी, जैसे अभी बताया यहाँ पे ये एक्सेल शीट में, कि हम उसको मैच करेंगे हार्ड कॉपी को अपने उस डाटे के साथ जो पार्टी का हमें ऑनलाइन डाटा भी सप्लायर का आ रहा है, और उसको हम सिस्टम में ले आएंगे। अच्छा, मेरा तरीका जरा डिफरेंट है। मैं ये करता हूं, एक बात जहन में रखिएगा हमेशा, कि जिस पार्टी ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी हो, ये कभी भूलना नहीं है आपने, उसकी इनवाइसिस क्लेम करनी है। तो पहले आपने ये देखना है कि जिस बंदे ने आपको सप्लाई दी, आपने उससे परचेजेस की, उसने अपनी रिटर्न सबमिट कर दी या नहीं। अब यहाँ पे मैं ये चेक करता हूं, तो ये बहुत सारे इसमें सप्लायर आपको नजर आएंगे जो अपनी जो है ना रिटर्न सबमिट कर चुके हैं। तो मैं उनमें से एग्जाम्पल के तौर पे, ये एक इनवाइसिस हैं ऊपर वाली दो, मैं इनको, ये डब्बा होता है, टिक लगाने होते हैं यहाँ पे, ये टिक। तो मैं ये समझता हूँ जी कि इसका डाटा एग्जैक्ट है, इसकी इनवाइसिस मेरे पास डाटे में मौजूद हैं, और इसने ये दिया हुआ है अपना डाटा सारा। अच्छा, अब इसके डाटे की जरा कॉलम पढ़ लें। कॉलम में क्या चीज़ है, इसका CNIC या NTN नंबर है, और सेल टैक्स से ये रजिस्टर्ड बंदा है। ऑब्वियसली जो बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होगा उसी का ही डाटा आएगा। ठीक है, जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है उसका कोई काम नहीं, वो इनकम टैक्स में तो अपनी एंट्रीज और एनुअल रिटर्न दे लेगा।
इनकम टैक्स के चालान फाइल कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन सेल्स टैक्स में उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, चूंकि रजिस्ट्रेशन आपको तफसील से पढ़ाई जाएगी कि रजिस्ट्रेशन करवानी कैसे है इंशाल्लाह। तो ये सारी चीजें तो हमारी रेगुलर क्लासेस में शुरू होंगी, अभी तो आपको सिर्फ ये ओवरव्यू दिया जा रहा है। तो पार्टी का नाम है, इसमें इसमें प्रोविंस है, यानी सेल ओरिजिन, किस सूबे से सेल हो रही है, और डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई, और कहां पे वो सप्लाई जा रही है, किस सूबे में जा रही है। तो ये पंजाब टू पंजाब ही है। टाइप क्या है, विद होल्डिंग टैक्स है, परचेज इनवाइस है, या कोई और चीज है। तो टाइप यहाँ पे भाई है परचेज इनवाइस है। इनवाइस का नंबर, इनवाइस की डेट, कोई पार्टी है उसी की बात कर रहे हैं। और परचेज टाइप क्या है, गुड्स है या सर्विसेज है। नहीं जी, ये गुड्स ही है जी। एचएस कोड जो 8 डिजिट एफबीआर ने एक अरेंज किया हुआ है सिस्टम को, हार्मोनाइज सिस्टम इसे कहते हैं, कि पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली तमाम प्रोडक्ट को एक यूनिक नंबर लगा दिए गए हैं और उनको एक अरेंज कर दिया गया है, सीरियली अरेंज करके हर प्रोडक्ट को एक डिफरेंट कोड दे दिया गया है। इसको एचएस का मतलब क्या, हार्मोनाइज सिस्टम। इसमें रेट आ जाएगा 18% है, 16 है, 19 है, 25 है, जो भी रेट है वो, लेकिन हमारा डिफॉल्ट है, चूंकि ये गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट डिफॉल्ट है, तो इनका रेट 18% ही है। यूनिट ऑफ मैयर, क्वांटिटी, वैल्यू और सेल्स टैक्स आ जाएगा। अच्छा जी, मैं इसको क्लेम करने से पहले एक चीज आपको पहले दिखाना चाहता हूं ताकि आपको समझ आ जाए इन डिटेल तफसील से। गौर कीजिए, इस वक्त यहां पे ये फिगर है, नोट कर लीजिएगा बेशक, 67714,675। मैं इसको यहां से कॉपी करके इस एक्सेल शीट में लिख देता हूं सेल्स टैक्स की वैल्यू। ये सेल्स टैक्स की वैल्यू आ रही है एनेक्सचर ए में। फिलहाल ये आ रही है, फिलहाल ये आ रही है। अब आगे चलते हैं एनेक्सचर ए में दोबारा। इसमें 6 है जी आपके स्मॉल टैब क्लेम इनवाइसिस का, लोड सेल टैक्स विदहेल्ड या डेबिट नोट का, सूबाई इनवाइसिस जो सूबों से रिलेटेड है, जो हम कोई भी बंदा परचेज कर रहा है सर्विसेज, उसके लिए तीसरा टैब है। डी लिंक, अगर गलती से कोई भी इनवाइस क्लेम हो गई आपसे तो यहां पे उसको टिक लगा के 5 6 4 2 1 डी लिंक का बटन दबाएंगे, वो यहां से डाटा इस, ये जो विंडो है ये सामने नजर आ रही है आपको, यहां से वो गायब हो जाएगा। समरी, समरी बड़े आसान है कि जो अब तक मैं जितनी भी परचेजेस ले चुका हूं उनकी क्वांटिटी, उनकी वैल्यू, उनका सेल्स टैक्स और उनकी फिक्स्ड वैल्यू प्राइस, सारा कुछ ही यहाँ पे आ जाता है समरी में। तो समरी हेल्पफुल होती है। और प्रिंट, अगर इस पूरे एनेक्सचर को जिसमें आपने डाटा डाला है प्रिंट करना चाहते हैं तो पीडीएफ में ये प्रिंट की कमांड देंगे तो यहाँ पे ये वाली विंडो खुल जाएगी, एनेक्सचर ए रिपोर्ट। आप इसको सेव करके डेस्कटॉप पे अपना ये सारा डाटा एनेक्सचर ए में चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं अपनी हार्ड कॉपी से। तो ये तो 6 टैब थे। अब मैं इसमें कहता हूं जी मैंने क्लेम करना है, किन की क्लेम करनी है मैंने इनवाइसिस। ये बीआर बलोचिस्तान आ रहा है, इसको छोड़ दें आप, यहाँ पे एफबीआर में आ जाएंगे, वो सूबों की है। अब इन्होंने रिटर्न में सूबाई यानी प्रोविंशियल और फेडरल इकट्ठे कर दिए हैं, ठीक है। तो सेलर रिटर्न स्टेटस में हम यहाँ पे आ जाएंगे सबमिट के बटन में, और इसको हम सर्च करेंगे तो आपके सामने ये बहुत सारा डाटा उन पार्टीज का आएगा। मिर्जा अशर अली बेग साहब देख रहे हैं आप, समीउल्लाह साहब, हाँ जी हाँ जी बोलिए। अभी मैं सवालों के जवाब आएंगे इंशाल्लाह, थोड़ा टाइम दे, सारा कुछ बताऊंगा, पूछें बिल्कुल एंड में, टॉप पे आपको जी जवाब दूंगा। जी सर, परेशान, देख रहा हूँ। जी जी परेशान ना हो। ये वाली अब 2 इनवाइस है जी, मैंने इनको टिक किया और मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक ठीक है। ये जो पहला डिब्बा बना हुआ है, ये छोटे छोटे डिब्बे बने हुए हैं, ये क्लेम करने के लिए, और टिक लगा के क्लेम का बटन दबाएंगे तो ये डाटा उस विंडो से आपका, ये शहजाद बाबर लिखा है, यहाँ पे आ गया। अब इसको चेक करना है यार, ये डाटा ठीक है हमारा, ऐड हो रहा है मेन पे, यहाँ पे जो हमारे सेल टैक्स क्रेडिट साइड है, डेबिट है, ये कॉलम है मुख्तलिफ बने हुए। तो सेल्स टैक्स क्रेडिट साइड में नंबर 1 पे ये परचेजेस का है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या आया। इसको हम चेक करते हैं, यहाँ से लेकर जाते हैं और देखते हैं स्प्रेडशीट में कि कम हुआ या ज्यादा हुआ सेल टैक्स। ये बिल्कुल नए बंदों के लिए, जिनको कुछ आता है पहले से उनको तो शायद ये थोड़ा सा अंदाजा होगा, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको भी इसमें ये जी 71,100 इसमें ऐड हो गया, जो पहले से सेल टैक्स वहां पे मौजूद है। ओके, तो ये तो नेक्सचर ए ने इस तरह से वर्क करना है। अब आ जाते हैं नेक्सचर बी की तरफ। बी है क्या, बी है जी, ये एक मुकम्मल रिटर्न है और इसमें सारे के सारे मतलब के जो नेक्सचर हैं
उनमें कुछ ना कुछ मौजूद है आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। ये इंपोर्ट है जी। अब इंपोर्ट भी दो तरह की होती हैं, एक टैक्सेबल है और एक जीरो रेटेड है। जीरो रेटेड इंपोर्ट क्या है कि जो इंपोर्ट बाहर से माल जो मंगवाया जाता है इस पर्पस के लिए कि हमने इसको एक्सपोर्ट करना है तैयार करके, वो फिर जितने भी कस्टम हाउसेस जहां जहां मौजूद हैं वहां से ड्राई पोर्ट से वो एक लाइसेंस लिया जाता है, उसको EFS कहते हैं, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम। तो जिनके पास वो है वो फिर जीरो में जो है ना परचेज करते हैं, यानी बाहर से माल मंगवाते हैं। इसको आगे लेक्चरों में जब आएगा तो मैं तफसीली पढ़ाऊंगा, फिर आपको सारी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अभी तो आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि ये इंपोर्ट है। इसमें भी क्या चीज़ है जी, इसमें उसने पोर्ट दी हुई है, कलेक्ट रेट HD टाइप है, होम कंजम्पशन EFS के थ्रू मंगवाया गया है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, GD नंबर यानी इंपोर्ट का नंबर, उनका भी एक पूरे का पूरी इनवाइस होती है, उसको कहते हैं गुड्स डिक्लेरेशन। और ये कहां पे पाया जाता है पर्टिकुलर, ये सारे कस्टम डाटा में पाए जाते हैं। ये कस्टम का डाटा है। किसका डाटा है? कस्टम का डाटा है। ठीक है, आगे आ गई जी हमारी ये GD डेट आ गई। ठीक है, GD डेट के बाद यहाँ पे HS कोड इसके भी इसी तरह ही आएंगे, यूनिट ऑफ मैयर आएगा, रेट ऑफ टैक्स आएगा, अगर 18% वाली है तो रेट 18 होगा, अगर 0 वाली है 0 होगा, अगर 5-10% जो भी है वो यहाँ पे रेट आएगा। क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी, वैल्यू और सेल टैक्स, और अगर कोई एडिशनल टैक्स पे किया गया है जिसको वैट कहते हैं, जो 3% है आजकल लगाया हुआ 18% वाली प्रोडक्ट पे, तो उसके लिए ये कॉलम नेक्स्ट है ये वाला। ठीक हो गया। इसी तरह ही अब एक्सपोर्ट की बात करते हैं हम, उसके लिए अनेक्सर D है, C को भी डिस्कस करते हैं बाद में, और C में एक प्रैक्टिकली एंट्री भी डाल के देखते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं जी कि ये हमारा D है, जिसमें बिल्कुल उसी तरह जैसे इंपोर्ट की जाती है वैसे ये एक्सपोर्ट की जाती है। एक्सपोर्ट से मुराद क्या? अपना माल तैयार करके पाकिस्तान से फॉरेन कंट्रीज में भेजना, मुल्क से बाहर भेजना, तो ये एक्सपोर्ट है। इसमें भी जो बंदा प्रोडक्ट अपनी स्पेशल बना के मैन्युफैक्चरिंग करके भेज रहा है, जैसे ये अदारा है, इसका कुछ टॉवल या सॉक्स इस तरह की चीजें भेज रहा है इसके HS कोड में, और जो बंदा प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है उसे अपने HS कोड का पता होता है कि मैं इस HS कोड में काम कर रहा हूँ। तो इसमें भी क्वांटिटी आती है, वैल्यू इन पाक रुपीज आती है, और ये दो तरह की वैल्यूज दिखाई गई हैं, वैल्यू एक्सपोर्ट इन पाक रुपीज और वैल्यू ऑफ गुड्स एक्चुअली शिप्ड। ये देखना होता है इनमें कोई फर्क तो नहीं। ये एंड में जब जो बंदा काम कर रहा होता है, सेल्स टैक्स रिटर्न बना रहा होता है, वो चेक कर लेता है, उसे पता चल जाता है। तो ये एक्सपोर्ट क्या है जी, कि तैयार करके माल को मैन्युफैक्चरिंग वाले इदारे, मैन्युफैक्चरिंग से क्या मुराद है? जिनके पास मशीनें हैं, जिनके पास एक पूरी मिल है, जो खुद अपनी चीज प्रोडक्ट बना रहे हैं और बना के तैयार करके मुल्क से बाहर भेज रहे हैं, उसके लिए क्या है, ये एक्सपोर्ट एंड एक्सचेंज D है। तो ये भी कस्टम का ही डाटा होता है, और ये कस्टम का डाटा लिंक है, ये डाटा लिंक है, ये लोड करने से ही आते हैं। अभी अब मैं लोड करके देखता हूँ कोई है, वरना तो पहले सारा डाटा आ चुका है। एक्चुअली ये पहले 10 दिनों में सारा डाटा तकरीबन आ जाता है। तो अगर कोई एक दो रह भी जाए, लेट हो, तो फिर रिटर्न लेट करनी पड़ती है, यानी जब तक GDs पूरी ना हो जाए हम आगे नहीं बढ़ते। जब तक GDs पूरी ना हो जाए हम आगे नहीं बढ़ते, यानी आगे बढ़ने से क्या हमारा रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते। तो ये बड़ा जरूरी है इसको चेक करना कि हमारी जितनी एक्सपोर्ट हुई वो सारी की सारी उस महीने की 1 से लेके 30 दिनों की एक्सपोर्ट जो है अनेक्सर D में आ गई है। अगर वो आ गई है तो फिर हमने उसको मतलब के क्लोज करना है कि हमारा ये वाला अनेक्सर पूरा हो गया, अब हमें इसकी फिक्र कोई नहीं। इसी तरह अनेक्सर B की है कि जब तक इसकी पूरी ना हो जाए। इसी तरह अनेक्सर A की है कि जिन्होंने रिटर्न सबमिट कर दी हैं पार्टियों ने। और ये एक बात याद रखिएगा, मिर्जा आशर अली बेग साहब, जरा आप हाथ या तो नीचे कर लें या मुझसे सवाल पूछ लें, पूछ लें आप, आपका हैंड रेज है, पूछें। सर जी मिर्जा साहब मौजूद नहीं है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम मिर्जा सर। साहब को वालेकुम हाँ जी। सलाम जी। मिर्जा साहब अभी थोड़ा आप अगर वेट कर लें तो ज्यादा मुनासिब होगा। हम जरा वन बाय वन सारे अनेक्सर्स सर को बता दें, इसके डिफरेंट स्केड्यूल क्या सर कहते हैं एक्चुअली वो बता दें। हम्म जी नहीं नहीं सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन बीच में इसी से रिलेटेड था कि अगर ये डाटा हमारे पास लिंक ही नहीं हो रहा हम्म और उसकी डेट भी गुजर जाती है तो फिर अब हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, ये कभी भी नहीं होता ऐसे।
फर्ज करें आप 2 महीने भी रिटर्न लेट होगी ना, जब तक आप पिछली रिटर्न सबमिट नहीं कर लेंगे, पिछला डाटा उठा नहीं लेंगे, पार्टियों ने तो डाटा भेज दिया हुआ है, अब आपने उसको लेना है सी में। या अगर आपने उस महीने की रिटर्न सबमिट हो गई है लोगों की, लेकिन आपने अभी सी में नहीं फाइल किया, तो ये तो बेवकूफ़ी है ना, ये तो वैसे ही समझ नहीं आएगी बात की। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि एक एनेक्सर सी है, मैंने अपनी सेल करनी है, जाहिर बात है कि जिन बंदों को आपने सेल करनी है, आखिरकार वो एक डेट दी हुई है एफबीआर ने, वो महीने की 30 या 31 तारीख लास्ट है कि सबमिशन की, उसके अंदर अंदर हर सूरत करनी है। यानी वो भी वो है कि वो अगर आपने जुर्माने के साथ जो करनी है, वैसे मैंने डेट नहीं बता दी सर, आपको। बात सर सुनो, मेरा सर मेरी मेरा बात सुन क्वेश्चन ले। थोड़ा सा चेंज है कि हाँ अगर जी। एक छोटा दुकानदार है हम्म। जिसने किसी अनरजिस्टर्ड बंदे से परचेज कर ली और हम्म। उसने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को सेल आउट कर दी है, जबकि वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी अनरजिस्टर्ड है, और उन्होंने भी महीना गुजरने के बावजूद अभी तक विद होल्डिंग वाला वो जो 1/5 टैक्स काटा है वो जमा नहीं करवाया। अभी नहीं सूरत नहीं में हम नहीं, क्या करेंगे ना, हमारे पास परचेज का डाटा है। ओ मेरे भाई, ये बकर साहब रिटर्न की, कंटिन्यू करें, ये अभी इररेलेवेंट है ये क्वेश्चन, आशर बहुत ही साहब, रेलेवेंट है। ये प्रैक्टिकल इंट्रियों की बात है, ये मैंने पढ़ाना है, ये सारा बताऊंगा, आप बेफिक्र रहें। लेकिन ये अभी नहीं बताऊंगा, जब हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी ये सारा बताऊंगा कि जो आपने विद होल्ड किसी ने करना है, नहीं किया, क्या करना है, आपने अनरजिस्टर्ड से परचेज की वो एंट्री कहाँ डालनी है, आपने उसकी सेल की नेक्चर सी में क्या करनी है, एंट्री डालनी है, तो पढ़ाया जाएगा अभी। तो इसमें इसके लिए अभी कोई ऐसी प्रैक्टिकल क्लास नहीं है ये, इसमें सिर्फ एक एंट्री डाल के आपको दिखाई जानी है नेक्चर ए में कि वो कहाँ से डाली जाती है और कैसे वो शुरू होता है काम। अच्छा जी, नेक्चर डी की बात होगी। अब नेक्चर सी में, नेक्स्टर सी में क्या है जी, ये एक मतलब ये बहुत सारा एक डाटा था मुख्तलिफ पार्टियों का, जो हमने इसमें तकरीबन 119 एंट्री हैं, जिसमें कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने हमारा टैक्स विद होल्ड किया। ये जहांगीर पैकेजेस है, जैसे इसके कॉलम ही आपको बता देंगे कि ये टैक्स विद होल्ड किया और मैंने उसे क्लेम कर लिया, यानी मैंने उसका क्रेडिट ले लिया है। तो इसका कहाँ से पता चलता है? इसका टाइप से पता चलता है, प्रोडक्ट में यहाँ पे जहाँ पे परचेज टाइप लिखा, सेल टाइप, सेल टाइप में, तो सेल टाइप में अगर हम आए नीचे, तो आपको मैं दिखाता हूँ एंड में जाके, गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट, गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट, गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट 119 है, और ये वाली ये देखे साथ ही इसके STWH, ये सेल्स टैक्स विदहेल्ड है, जो पार्टी ने हमारा पिछले महीने किया था अगस्त में, और मैंने उसे क्लेम किया, उसने जमा करवा दिए मेरे पैसे, और मैंने उसे क्लेम किया अक्टूबर की सेल्स टैक्स रिटर्न में, यानी मुझे इसका क्रेडिट मिल गया। ये इंट्रियां 112 से लेकर 119 तक। और ऊपर क्या है, जो मैं सेल कर रहा हूँ, जिस तरह की भी, किसी को मैं माल तैयार करके दे रहा हूँ, गुड्स दे रहा हूँ, किसी को मैं माल उसका, मैं सिर्फ उसकी मजदूरी ले रहा हूँ, जिसको प्रोसेसिंग चार्जेस या कन्वर्जन चार्जेस कहते हैं, और किसी को मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो ये सारी की सारी कहाँ पे आ जाती हैं? सेल टाइप में आएंगी। इसके भी उसी तरह ही कॉलम है कि बायर का रजिस्ट्रेशन नंबर है, बायर का नाम है, बायर की टाइप है, उसका वेरिफिकेशन स्टेटस है, अगर CNIC है तो वो वैलिड है या नहीं, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसकी रजिस्ट्रेशन वैलिड है या नहीं। इस तरह मेरे पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, जो मैं सेल कर रहा हूँ, मेरा NTN नंबर, मेरा मतलब एक जनरल बात है, को पार्टी है उसका ये डाटा है, मैं आपको दिखाने के लिए सारा बता रहा हूँ। तो अब एक चलते हैं, एक एंट्री डालते हैं, और इसमें हाँ थोड़ा सा ज़रा इसको हम डाटा में आते हैं और आपको कुछ और भी एनेक्स्चर दिखाने हैं। ये ए हो गया, ये बी का डाटा हो गया 3 नंबर कॉलम में। सेल्स टैक्स डेबिट साइड पे आए तो यहाँ पे 9 नंबर कॉलम में ये लोकल सेल जो नेक्स्चर सी का डाटा वो 9 नंबर कॉलम में आएगा। 11 नंबर कॉलम में एक्सपोर्ट का डाटा आएगा। ये जो अभी मैंने दिखाया आपको नेक्स्चर सी में सेल्स टैक्स विदहेल्ड जो 7-8 इनवाइसें थी, उनका सेल्स टैक्स 94768 का क्रेडिट यहाँ आ रहा है। यहाँ पे मेरा आउटपुट टैक्स ज्यादा था, लेकिन इसका मुझे फायदा क्या मिला कि जो मेरा 4783404 रेगुलर सेल्स टैक्स था, इसमें से सेल्स टैक्स विदहेल्ड जो किसी पार्टी सप्लायर ने, किसी बायर ने मेरा किया था, मेरे बायर ने, वो मुझे उसका क्रेडिट मिलने से यहाँ पे मेरे टैक्स जो है ना कम हो गया, यानी मेरा आउटपुट टैक्स में कमी आ गई। और ये जो कॉलम है ये भी पढ़ाए जाएंगे कि कोई सेल टैक्स विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे मैं खुद करता हूं तो पैसे जमा करवाने हैं, वो कैसे होगा। ये पूरे का पूरा स्केजुअल है, और स्केजुअल में 5 या 6 स्केजुअल जो अभी तक ऑपरेटिव है, यानी शेड्यूल, जिनमें बताया जाएगा एग्जेम्प्ट गुड्स, जीरो रेट गुड्स, रिड्यूस रेट गुड्स, स्टैंडर्ड रेट गुड्स, और विद होल्डिंग सेल्स टैक्स कैसे करना है और उसकी एंट्रियां कैसे लेनी है, और किन किन चीजों पे विद होल्डिंग करेंगे और कहाँ पे विद होल्डिंग नहीं करनी। तो ये सारे का सारा एक पूरा स्केजुअल है, पूरा प्रोसीजर है।
और ये अच्छे खासे टाइम वाली समझाने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद हमने सूबाई टैक्सेस को भी पढ़ना है कि इनका विदहोल्ड कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है पीआरए में या एसआरबी में। तरीका एक ही, या पीआरए को सीख लें, एसआरबी को सीख लें, क्योंकि ये प्राल जो है ना, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड ने ये सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, तो उन्होंने एक ही प्रोसीजर के तहत ये बनाए हैं। जिसको एक ही समझ आ जाए वो बाकी सारे सूबाई टैक्सेस, प्रोविंशियल टैक्सेस की सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल हो जाएगा, और ये मैं आपको सिखा दूंगा इंशाल्लाह। यानी प्रोविंशियल में हमने सर्विसेज को और फेडरल में हमने गुड्स को डिटेल स्टडी करना है। सबको आ रही है जी समझ बातों की? कहीं जी पे कोई सर, दिक्कत अरे तो नहीं? हाँ, बस मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ चीजें जो पढ़ानी है, जो हमने पढ़नी है। अच्छा जी, नेक्स्ट एच क्या होता है? आप में से कोई बंदा भी जो थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन को आंसर जानता हो वो बता सकता है। अनेक्सर एच क्या है? किसी को अगर पता है तो वो बताए, वरना फिर मैं बता देता हूं। एनीवन? अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद दानिश। जी जी जी, बोले बोले। सर, एनेक्चर एच द स्टॉक मेंटेन रिपोर्ट कह सकते हैं आप इसको। हाँ जी हाँ जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। अनेक्सर एच में जो रिफंड क्लेमेंट हैं, या जो मतलब जीरो रेट सेल करते हैं, वो लोकल सेल हो जीरो रेट की या एक्सपोर्ट सेल हो, उनके लिए रिफंड को क्लेम करना, रिफंड की एंट्रीज डालना, सेल्स टैक्स रिफंड की बात हो रही है, जो मंथली बेस पे ही या तो होगा या नहीं होगा। ये एनुअल नहीं होता इनकम टैक्स की रिटर्न की तरह, ये मंथली ही फाइल की जाती है, और मंथली इसका डिसाइड होता है कि सेल्स टैक्स रिफंड है या नहीं है। उनके लिए नेक्स्टर एच स्टॉक स्टेटमेंट है। वैसे भी अगर नहीं भी है आपका, तो नेक्स्टर एच की अगर स्टॉक स्टेटमेंट आ रही है तो आप इसको एंट्रियां डाल के अपने स्टॉक को इसमें लेकर चल सकते हैं। वैसे आती है अमूमन उन्हीं की है जो ज्यादा रिफंड क्लेमेंट है, उनके लिए नेक्स्टर एच स्टॉक स्टेटमेंट ज्यादा फिजिबल है। इसी तरह ही अनेक्सर के एक स्टील प्रोडक्शन है, जो जिसका ताल्लुक है बहुत बड़े लेवल पे, कि अगर आप बाहर से कोई जहाज ब्रेक मंगवाते हैं और तोड़ के उसको, शिप ब्रेकिंग जिसे कहते हैं, सर, उसके ये लिए कराची गडानी में इस्तेमाल होता है सर जी ज्यादातर। जी कराची गडानी में इस्तेमाल होता है नेक्स्टर के स्टील प्रोडक्शन, ये उसकी इसमें आएगी। और वैसे नॉर्मली जो है सेल जो भी है, ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं लोहे के, कोई स्टील का काम कर रहे हैं, उनके लिए अब नेक्स्टर H1 या नेक्स्टर जे है। अब जितने भी मैन्युफैक्चरर की सेल टैक्स रिटर्न देखेंगे उनमें नेक्स्टर जे आएगा। और अदर देन मैन्युफैक्चरर, जैसे एक इंपोर्टर की रिटर्न भी आपको सिखानी है, ट्रेडर की भी सिखानी है, होलसेलर की भी सिखानी है, इन सब की रिटर्नें जो है ना आपको बताई जानी है। सबका एक अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। इवन देन के रिटेलर की रिटर्न भी आपको बताई जाएगी, पॉइंट ऑन सेल, जिसमें ये हमारे जो सर रजिस्टर्ड किए एक्सक्यूज मी, जाते ये हैं। पूछना चाह रहा था कितनी टाइप की सेल रिटर्न्स होती हैं, अगर एक वो पोर्टफोलियो तो बता। पढ़ाना है ना अभी मैंने, आज थोड़ी नहीं, अरे बताना है, भैया वो तो रुक आठ जाइए, दस नहीं रुक सर, जाइए। ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक 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 दर्जन से ज्यादा है आप वो नहीं नहीं नहीं, तकरीबन 6 या 7 टाइप की रिटर्न है, जो थोड़े थोड़े फर्क से, लेकिन उनमें बस ये बताना है किसके नेक्स्चर कहाँ पे किसी के काम करेंगे। अब एक इंपोर्टर नहीं है, उसका नेक्स्चर बी से कोई ताल्लुक नहीं, सुन लें। एक एक्सपोर्ट नहीं करता, उसका नेक्स्चर डी से कोई ताल्लुक नहीं। क्लियर हो गई बात? एक स्टील प्रोडक्शन में नहीं इन्वॉल्व है तो उसका नेक्स्चर के से कोई ताल्लुक नहीं। यानी जिस नेक्स्चर से जो बिजनेस कर रहा बंदा जो ताल्लुक होगा, हमने उसी नेक्स्चर को फिल करना है। बात ये समझ आ गई? अगर हम होलसेलर हैं तो हम, हमारा नेक्स्चर बी या डी से क्या ताल्लुक? अगर हम इंपोर्ट ही नहीं करते या हम एक्सपोर्ट ही नहीं करते, तो फिर हमारा ताल्लुक नेक्स्चर ए, सी और एफ से रह जाएगा। ये ऐसे ही। अनेक्सर एफ क्या चीज है? अनेक्सर एफ को समझ लें, ये वैल्यू वाइज स्टॉक स्टेटमेंट है। इसमें आपने अपने ओपनिंग बैलेंसेस वैल्यू के, परचेज जो करंट महीने में की वो ऑटोमेटेड आएगी, आपने जो सेल्स टैक्स या जो वैल्यू कंज्यूम हुई है आपने उसकी एंट्रियां डाल के क्लोजिंग को साथ लेकर चलना है, अपनी इन्वेंट्री के साथ, अपनी स्टॉक स्टेटमेंट के साथ। दो तरह की है इसमें चीजें, सुन लें। एक तो वो है कि जो मटेरियल कंज्यूम करता है। कंज्यूम करना क्या होता है? कि एक चीज को आपने मैन्युफैक्चर किया, उसमें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुए, उनके इस्तेमाल से एक नई प्रोडक्ट वजूद में आई जो आपने सेल करनी है। तो उस नई प्रोडक्ट के वजूद में आने के लिए जितना मटेरियल, रॉ मटेरियल, हर तरह का मटेरियल यूज हो रहा है, वो उसको कंजम्पशन कहते हैं। तो वो या तो यहां पे ये लफ्ज गौर से पढ़े, सी में नजर आ रहा होगा आपको, कंज्यूम्ड या सोल्ड। अच्छा, लेकिन जो तैयार माल ही सेल कर रहा है, उसकी तो स्टॉक स्टेटमेंट नहीं ना है, उसने तो मटेरियल खुद से तैयार नहीं किया, उसने तो बना बनाया खरीदा, वैल्यू थोड़ी सी ऐड करके उसको बेच दिया। तो उसके लिए सिंपल सी है कि वो सेल वैल्यू और सेल्स टैक्स जो उसका इस्तेमाल हो रहा है, अनेक्स्चर सी वाला,
ये वही सिर्फ इंट्रियां डालेगा। कौन कौन सी फिर बताया आपको कि अगर तो मैन्युफैक्चरर है तो वो अपनी स्टॉक स्टेटमेंट बना के कंज्यूम्ड वाली वैल्यू डालेगा, कंजम्पशन वाली, कि ये मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ, इसकी इतनी वैल्यू है और इतना इसमें सेल्स टैक्स इन्वॉल्व है। लेकिन जो अदर देन मैन्युफैक्चरर है, लफ्ज सुन लेगा और से, अदर देन मैन्युफैक्चरर, उसके लिए क्या होगा कि वो सिंपली अपनी जो सेल्स टैक्स रिटर्न में अपनी सेल वैल्यू और सेल्स टैक्स ले रहा है वो नेक्स्चर एफ में वो ही रिकॉर्ड करेगा। ये बड़ा अहम नेक्स्चर है और इस पे बहुत सारे लोगों को नोटिस भी आए हैं। और एक चीज आपने कभी नहीं भूलनी, ये अजबर कर लें, कैलकुलेट का बटन नहीं आपने कभी दबाना भूलना। कैलकुलेट आपका एक बहुत ही जरूरी बटन है कि जब भी कोई अमल करें, कोई काम करें, किसी एनेक्स्चर के अंदर जाकर, जैसे एनेक्स्चर सी में आप अंदर गए, किसी चीज को आपने डीलिंक किया, डीलिंक से मुराद उसको खत्म किया इस स्क्रीन से या इस डाटे से सेल टैक्स रिटर्न के, या आपने कोई चीज क्लेम की, तो जब तक आप उस बटन कैलकुलेट को नहीं दबाएंगे वो आपकी मेन रिटर्न का पार्ट नहीं बनेगा, इसमें ऐड नहीं होगा या खत्म डिलीट नहीं होगा यहां से मेन डाटे से। तो मैंने क्या बताया आपको, कैलकुलेट का बटन आपने कभी भी दबाना नहीं भूलना। तो ये जी, अब इसमें एनेक्स्चर जे है, ये एक इसका वैसे करवा देता हूं अभी तारुफ, अभी इसमें हमने जाना नहीं है डीपली। इसमें ये होता है जी कि ये ऐड का बटन दबाएं तो एक ना चीज खुल जाती है, ये विंडो ऐसी एक, सिर्फ आपको एक ये इसका ओवरव्यू देना है। इसमें ये है, ये विंडो जो है ऐड प्रोडक्शन डाटा। ऐड प्रोडक्शन डाटा में क्या लेंगे, एक तो हमें अपनी जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं, जो हम तैयार कर रहे हैं या जो हम खरीद रहे हैं, H1 भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, उसका HS कोड पता होना चाहिए। उसका यूनिट ऑफ मैयर UOM, यानी वो केजी में है, वो नंबर्स में है, वो पता होना चाहिए। प्रोडक्ट कोड पहले 4 डिजिट होते हैं और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन अपने हाथ से उसका पूरा नाम लिख दें। आप कोई नोटबुक्स बेच रहे हैं, आप पेंसिल्स बेच रहे हैं, आप घी बेच रहे हैं, या जो भी चीज है उसका नाम यहां पे लिख देंगे। अब यहां पे दो ही चीजें आएंगी। फर्स्ट टाइम ओपनिंग में आप अपना स्टॉक ले लेंगे, उसकी क्वांटिटी, उसकी आप करवा लें स्टॉक टेकिंग 1 महीने में, और जब भी आप रिटर्न शुरू करें फर्स्ट रिटर्न में आपने उसका ओपनिंग ले लेना है। फर्ज करें फर्स्ट रिटर्न में आपका ओपनिंग 0 है, वैल्यू भी 0 है, आपने अभी उस महीने में कुछ क्वांटिटी प्रोड्यूस की है। ये देखें, जो मैन्युफैक्चरर होगा, जहां पे ये एरो है, ये छोटा सा एरो है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मंथ। तो इसमें सिर्फ क्या क्या चीजें आएगी, क्वांटिटी और वैल्यू आएगी, सेल्स टैक्स नहीं आएगा। और सप्लाई भी 2 तरह की आएगी। एक सप्लाई अगर आपने लोकली कोई सेल की है उसकी क्वांटिटी और वैल्यू, और दूसरी अगर आपने कोई एक्सपोर्ट किया तो उसकी क्वांटिटी और वैल्यू, और लास्ट में आएगी क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और उसकी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरह से ये नेक्स्चर जे या नेक्स्चर H1 किन के लिए, अदर देन मैन्युफैक्चरर, और जे किन के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए। तो ये वाले एक मतलब डाटा में ये JCAI, आई क्या है जी, आपके पास कोई चीज आई, आपको पसंद नहीं आई, चीज मेयार के मुताबिक नहीं थी, आपने रिटर्न कर दी, थोड़ी क्वांटिटी रिटर्न कर दी या पूरी क्वांटिटी रिटर्न कर दी। अब पिछले माह आपने वो इनवाइस क्लेम कर ली थी, तो अब आपने वो इनवाइस जो वापस किया उसका माल भी वापस गया, उसके लिए फिर क्या सहूलत है, उसके लिए डेबिट या क्रेडिट नोट्स हैं, एनेक्स्चर आई। एनेक्स्चर आई क्या है, डेबिट नोट रिटर्न ऑफ द गुड्स है। और इसका टाइम क्या होता है, इसका FBR ने टाइम दिया फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस से लेकर एंड डेट 180 दिन होते हैं इसके। 180 डेज के अंदर अंदर आपने अगर उस चीज को रिटर्न किया तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे नेक्स्चर आई में, और ये मैं आपको सिखाऊंगा जब हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी कि इसकी एंट्रियां कैसे डालनी है। अब आपकी एक फैसिलिटी के लिए एक इनवाइस जो है ना उसको हम डालते हैं। अच्छा, मैंने इसको नाम दिया हुआ है, जो भी डाटा आप डालेंगे वो ये सिम इसको कहते हैं, सेल्स टैक्स इनवाइस मैनेजमेंट। तो विद होल्डिंग सेल्स टैक्स की एंट्रियां, अनरजिस्टर्ड अगर कोई परचेज की है उसकी एंट्री, और रेगुलर सेल्स जो मंथली होती हैं उनकी एंट्रियां, यहाँ पे इसको हमने क्लिक करना है सेल्स टैक्स इनवाइस मैनेजमेंट को, तो ये बड़ी विंडो खुलती है। जब ये बड़ी विंडो खुलेगी तो उसके बाद एक यहाँ पे लिखा होगा ऐड इनवाइस फॉर FBR। तो यहाँ पे हम ऐड इनवाइस फॉर FBR में जाएंगे और जाके हम यहाँ पे एक और विंडो इसके अंदर खुलेगी, उसमें हमने एंट्रियां करनी है। तो ये है, तो यहाँ पे मैं एक फर्जी एक एंट्री आपकी सहूलत के लिए, अच्छा यहाँ पे पहले गौर कर लीजिए, यहाँ पे ऊपर परचेज है और आगे सेल्स है। परचेज
को तो बाद में बात करेंगे कि इसमें परचेजेस में हम क्या क्या ले सकते हैं जब रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी। फिलहाल सेल की बात हो रही है। तो सेल में मैं ये एक सप्लायर, मैं इसको एनटीएन लूंगा। ये मैनुअल एंट्री है, बाद में टेम्पलेट भी इसका बताऊंगा। टेम्पलेट से मुराद क्या है कि आपके पास कुछ 400-500 इनवाइस है या 100 इनवाइस है, अब हाथ से एक एक करके आप नहीं डाल सकते। आप चाहते हैं कि जी इकट्ठा डाटा जो है ना डालने के लिए उसकी कोई फैसिलिटी हो, तो वो एक एक्सेल फॉर्मेट में एफबीआर ने दिया हुआ है टेम्पलेट, हमने उसको यूज करके तो ये एंट्री डालनी है। अब मैं इसकी सेल इनवाइस, यहाँ पे इनवाइस टाइप है सेल इनवाइस है, एनटीएन नंबर लिया ऑटोमेटेड है, ये खुद ही आ गया, इसका नाम भी और रजिस्टर्ड नंबर भी। मैं इनवाइस नंबर कहता हूँ जी, इसकी 12 नंबर इनवाइस है। और चूंकि ये अक्टूबर की रिटर्न में जा रही है तो हम इसको डेट अक्टूबर की ही लेंगे, क्योंकि अक्टूबर का डाटा ओपन है, अक्टूबर की रिटर्न ओपन, अभी सबमिट नहीं हुई। तो इसमें हम इसकी कोई डेट ले लेते हैं, ये वाली। अब ये जो है जिसमें हम पहले कह रहे थे कि जी सेल रीजन प्रोविंस ऑफ सप्लायर, तो सप्लायर का जो जो सप्लाई दे रहा है उसका भी सूबा यही है, पंजाब है। और जहां पे ये जानी है सप्लाई, जिस जगह पहुंचनी है, उसका भी सूबा पंजाब है। और इसमें सेल टाइप है गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट डिफॉल्ट है। जब ये ऊपर वाली एंट्रियां कंप्लीट हो जाएंगी तो नीचे वाले कॉलम सारे ओपन हो जाएंगे खुद ब खुद। अच्छा जी, अब इसमें मैंने एचएस कोड 8 डिजिट का डालना है। मैं कहता हूँ जी मेरी तो ये सॉक्स हैं या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, तो मैं उसका एक एचएस कोड लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में यही चीज़ है कि जो चीज़ अगर आप एचएस कोड आपसे गलती से गलत लग भी गया है, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में अगर आप उस चीज़ का, प्रोडक्ट का पूरा नाम लिख देंगे तो फिर वो आपको क्लियर करना आसान हो जाएगा अगर गलती हो भी जाती है ऑडिट में या आगे एडिटर को, या कभी कोई नोटिस ऐसा आ जाए उसमें। तो रेट यहाँ पे ये नंबर है, सॉक्स में है। क्वांटिटी हम कहते हैं जी इसकी को 25 डजन है, ठीक है। 25 डजन है तो 1000 रुपये पर डजन है, तो 25,000 इसकी वैल्यू आ गई। और ये इसका सेल्स टैक्स आ गया और हम इसको सेव आइटम कर लेंगे। तो जब सेव आइटम में यहाँ पे लिखा आ जाए कि इनवाइस सक्सेसफुली सेव हो गई, तो आप समझ लें कि आपका डाटा बिल्कुल ठीक है। लिखे इनवाइस सेव्ड सक्सेसफुली, नजर आ रहा है सबको? तो इसका मतलब आपका डाटा बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम क्लोज कर देंगे यहाँ पे। और अब ये जो इनवाइस आपने यहाँ पे एक डाली है, इसका वहां पे आगे कहाँ पे ये इसका नजर आएगा रिएक्शन, या ये कहाँ पे इसका अमल होगा? इसका यहाँ पे होगा, रिटर्न में जाएंगे, वहां पे पहले सिम में हम डाटा रिकॉर्ड करेंगे सेल्स टैक्स इनवाइस मैनेजमेंट में, और सी में आके उसे क्लेम करेंगे और क्लेम करके सबमिट करेंगे। इसको पहले मैं अनसबमिट कर देता हूं, और अनसबमिट करने के बाद मैं इसका यहां से लोड दबाऊंगा। ये देखें अब ऊपर ये उसामा रहीम आ रहा है, इसके ऊपर इसने आना है आपकी तसल्ली के लिए कि आपको नजर आ जाए। ये देखें ये कमाल हौजरी जो अभी इनवाइस हमने डाली थी 12 नंबर, वो इस सिस्टम में आ गई। और मैं इसको अब दोबारा अगर सबमिट कर दूं तो ये सबमिट हो जाएगी फौरन। बात क्लियर हो गई? आपको समझ आ गई इस चीज की कि कहां पे एंट्री डालनी है और कहां पे आके क्लेम करनी है? जी यस सर। गुड हो गया। ये कोई इतनी ऐसी साइंस नहीं है। इंशाल्लाह ताला मेरा जो पढ़ाने का अंदाज है वो ये है कि जब तक मेरे स्टूडेंट को वो चीज़ समझ ना आ जाए तो मैं उसका पीछा भाईजान नहीं छोड़ता। अब ये डी लिंक करने का तरीका भी यहीं बता देता हूँ, क्योंकि ये मैंने एक फर्जी इनवाइस डाली है आपको समझाने के लिए। तो ये देखें यहाँ पे मैं टिक करूंगा, डी लिंक करूंगा, तो ये डाटा यहाँ से वापस वहीं चला गया जहां से मैंने उठाया। तो वहां जाके जब डिलीट करना है तो फिर वहां जाके करना है बैक एंड पे। अगर वो गलत एंट्री आ गई है आपकी, वो यहां से डिलीट नहीं होगी। वो डिलीट कहाँ होगी जाके, वो भी डिलीट भी करना भी सिखा देता हूं। ये देखिएगा डिलीट कैसे होनी है वो। हम गए वापस सेल्स इनवाइस मैनेजमेंट में। मैंने कहा कि ये मेरी सेल्स है, यहां से मैंने सर्च करनी होती है। ये सेल्स है, सेल्स है, और ये सेल्स जो है कौन सी सेल्स है जी? ये आ गई आपके सामने, आ गई है एंट्री, नजर आ रही 12 नंबर। मैं इसको अब ऐसे यहाँ पे इसको पीला करूंगा तो यहाँ पे ये देखें एडिट व्यू डिलीट खुल गए बटन सारे, वो ऑन जितने भी टैब थे ये ओपन हो गए कि एडिट। आई गेस बाकी सबका कनेक्शन का प्रॉब्लम हुआ है। वेट फॉर अ व्हाइल, जस्ट अ मिनट, वापस कनेक्ट हो जाएंगे।
नो वरीज एट ऑल। बाकर साहब, ये डिलीट करने का प्रोसीजर जो है वो दोबारा बता दीजिएगा, बिकॉज आपका नेटवर्क का इशू आ रहा था। मेरे नेटवर्क का इशू? जी जी, आप एक दफा क्लास से सर बाहर भी चले गए थे गालिबन। मैं कहीं भी नहीं बाहर गया, मैं यहीं पे बैठा हूँ। अच्छा, अंदाजा नहीं हुआ। आप बस ये डिलीट करने का प्रोसीजर दोबारा बता दीजिएगा। चले जी, मैं दोबारा यही इनवाइस को क्लेम करके और इसको फिर दोबारा डिलीट करने का प्रोसीजर आपको बता देता हूँ, गौर से देख लीजिए जी। हम उसी इनवाइस को दोबारा लेते हैं, क्योंकि वो तो डिलीट हो गई एक दफा मैं कर चुका। अब नई इनवाइस को डाल के फिर इसको डिलीट करने का बता देता हूँ दोबारा आपको। इनवाइस नंबर थी ऐसे ही 12 थी। इनवाइस डेट हमने कहा था कि जिस महीने की है उसी महीने में हम इसकी एंट्री डालेंगे। अभी अक्टूबर की रिटर्न चल रही तो अक्टूबर की एंट्री लेंगे, एडवांस एंट्री नहीं लेता, सेव नहीं करेगा। पंजाब में है, प्रोविंस ये भी पंजाब में है। सिलेक्ट कर लेंगे इसकी स्टैंडर्ड रेट को, तो फिर ये नीचे वाली विंडो भी ओपन कर देगा। अब मैंने यहाँ पे कहा जी कि ये जो है हमारी कोई प्रोडक्ट है। आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आपके पास होगी तो आप इंशाल्लाह ताला खुद ही एंट्रियाँ एक दिन डालेंगे, तो आपको मज़ा आएगा कि आप जो है ना इस काबिल हो गए कि आप अपनी रिटर्नें लोगों की फाइल कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा एक और कोर्स होता है अलहदा से, वो लिटिगेशन का है कि अगर आपको नोटिस आए, शो काजीज आए तो कैसे हैंडल करने हैं। तो उसके लिए अलग से जो है क्लासेस होती हैं। तो वो जो कानून में जाके आपने जंग लड़नी है, वो एक अलहदा पूरे का पूरा प्रोसीजर अलग से बताया जाता है। ये 25 है, हमने कहा था जी ये 1000 रुपये अगर रेट हो तो 25,000 है। ये 4500 है, ये हमने इसको सेव कर लिया। सेव किया, यहाँ से मैं बाहर आया, ये इनवाइस अभी यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई बटन ऑन नहीं। मैं पहले पूरा प्रोसीजर वैसे ही लेकर चलता हूँ जैसे किया था। ड्राफ्ट में आया, अनेक्सर सी में आया। मैंने कहा जी मैं लोड कर रहा हूँ उसको, जो डाटा मैंने वहाँ पे सिम में डाला है, सेल्स टैक्स इनवाइस मैनेजमेंट में। ये मेरा डाटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, डाटा आने के बाद क्या हुआ कि मैंने इसको अब जो है डी लिंक करना है, ख़त्म करना है। सिर्फ आपको बताना था कि एंट्री डालनी कहाँ है और एंट्री रिकॉर्ड कहाँ पे आके होनी है। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं इसको डी लिंक करके वापस जाता हूँ। ठीक है, और इस लेक्चर को मैं वापस सबमिट कर देता हूँ। वापस कहाँ जाऊँगा? सेल्स टैक्स इनवाइस मैनेजमेंट में। यहाँ पे आए। ठीक है, यहाँ पे एनटीएन डालेंगे बायर का। सर्च करने वाला है ये डाटा, ये वाली जो जितना भी ये आपको नजर आ रही है विंडो सामने आपको, ये सर्च करने वाली है। यहाँ पे कोई भी डाटा सर्च करके पुराना हो या नया हो तो हम उसको, ये सेल्स ट्रांस टाइप क्या है, सेल्स है, तो सेल्स करके सेल्स आल है, तो मैं इसको सर्च करूंगा तो अभी नहीं आएगी यहाँ पे। ये वाली डेट जो है, ठहर जाए, ये आ गई। इस तरीके से भी आ जाती, जरूरी नहीं है बायर और सेलर के नंबर ही डालने। जो डाटा, जो ये ब्लैंक है, ये जो क्लेम हो चुकी हैं उनको आप छेड़ नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते जब तक डी लिंक नहीं करेंगे। लेकिन जो ये है जिसको हमने ख़त्म करना है, उसको ऐसे पीला करके यहाँ पे ये बटन आ गए हैं, टैब आ गए हैं, तो इसको हम दबाएंगे डिलीट का, तो ये यहाँ से हमेशा के लिए, एवर के लिए ख़त्म हो जाएगी। थैंक और यू गैर सर। ज़रूरी डाटे, हाँ, और गैर ज़रूरी डाटे को डिलीट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो गैर ज़रूरी डाटा जो आपने इस्तेमाल भी नहीं करना और मौजूद है तो आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होगी, वो तरह तरह के ऑब्जेक्शन देता रहेगा सिस्टम। हाँ जी, आप करें जी सवाल। सर क्वेश्चन आंसर ओ, सेशन की तरफ जाते हैं।
जी जी क्वेश्चन बिल्कुल। आंसर सेशन का जो हमारा तरीकाकार होता है वो यही है कि आप हैंड रेज का ऑप्शन यूज करेंगे। अब पार्टिसिपेंट के जो भी क्वेश्चंस हैं आपके सेल टैक्स को लेके, सेल टैक्स ऑन गुड्स, तो आप जो है वो अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। हैंड रेज का ऑप्शन अगर आप यूज करेंगे तो दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। जैसे कि आमिर परवेज साहब ने हैंड रेज किया है, आई गेस मिसेज आमिर, इनका आमिर परवेज। जी आप क्वेश्चन कर लीजिए आमिर साहब। जी बोले सर आमिर आवाज साहब। आ रही है? जी आ जी आ रही रही है है अभी। आवाज। जी सर, मुझे पूछना था, जैसे मैं तो सीटीए में भी इनरोल्ड हूँ और वो अभी क्लास होने वाली है, लेकिन मैं एक हम्म, एक्सपोर्टर भी हूँ और मुझे जो है सेल्स टैक्स का रिफंड का भी काम करना है। तो मुझे सीटीए के हम्म। साथ ये सेल्स टैक्स का भी काम सीखना पड़ेगा या सिर्फ सीटीए कर लेना काफी होगा? जी आमिर साहब बताइए। जी बिल्कुल, इसके ऊपर देखिए जो कोर्स के अंदर होता है वो उस तरह इन डेप्थ जो है वो चीजें नहीं कवर होती हैं व्हेन इट कम्स टू द सेल टैक्स। ठीक है, अगर आप नहीं भी करेंगी तो ये कदगन नहीं है आपके लिए, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको बाकर साहब की एक्सपर्टीज से फायदा उठाने का मौका मिलेगा। बाकी चॉइस इज योर्स मिसेज आमिर। आप काफी ज्यादा, मैं आजकल आप देख रहा हूँ आपको क्लासेस के अंदर, इसलिए मुझे आमिर परवेज के नाम से याद भी आ गया कि ये मिसेज आमिर है। थैंक यू सर। क्योंकि मेरा भी वो क्लासेस कुछ, मेरा ख्याल है ये क्लैश हो जाएगी मेरी जो है ना नहीं, अभी टाइमिंग। क्लैश आपकी नहीं होगी। उसका वजह यह है कि सीटीए की आपकी क्लासेस जो है वो 25 नवंबर से शुरू हो रही हैं, मंडे ट्यूसडे 6:30 to 8:30। ठीक है, और ये सैटरडे संडे की क्लास है, रात को 9 बजे से लेके आपके कोई 10:45 साढ़े 11 दस बजे तक ग्यारह क्लास बजे हाँ चलेगी। जी। हाँ जी, कोई टाइम नहीं है इसका, 10:30 11 बजे तक भी जा सकती है। जी डेढ़ बिल्कुल से दो ऐसे। घंटे चलिए ठीक है, ठीक है। थैंक यू मिसेज आमिर जी। हसन साहब आप प्लीज पूछिए सवाल। बहुत शुक्रिया मिसेज आमिर। जी हसन साहब। अच्छा सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं बेसिकली अपने लिए ये सेल टैक्स सीखना चाह रहा था और ठीक लॉ है। का स्टूडेंट भी हूँ। ठीक है। तो क्या मुझे बेसिक जीरो से स्टार्ट करके एंड तक पता चल सकता है इस कोर्स के थ्रू? ये कोर्स जीरो से मतलब ही स्टार्ट कैसे होगा। किसी। अगर सिर्फ सेल टैक्स आपका नुक्ता नजर है तो ये समझे कि जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है, हमने बेसिक से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, और ये हाँ जी, हाँ जी। कंप्लायंस के मुतल्लिक है ऑफ कोर्स, तो कंप्लायंस तो आपके लिए जानना जरूरी है। हाँ जी, और सेकेंडली ये है कि अपना सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी सिखाई जाती है इसमें, जी 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 या रजिस्ट्रेशन जी इसमें आफ्टर करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन? सबसे पहले। अच्छा सर, थैंक यू सर। यानी कि थैंक यू मैं जी। मेरा ये क्लैरिटी हो जाएगी इसके बाद, इस जी कोर्स बिल्कुल के हो बाद। जाएगी, सेल टैक्स के हवाले से क्लैरिटी हो जाएगी आपको बहुत अच्छी तरह से। हाँ ठीक है। और एक छोटा सा क्वेश्चन है, इनकम टैक्स का भी इससे पहले मुझे सीखना पड़ेगा? जरूरी नहीं है, अगर आपका नुक्ता नजर सिर्फ सेल टैक्स है तो ठीक है। बाकी ये है कि जैसे आपने बताया भाई कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो ऑफ कोर्स इनकम टैक्स भी तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा ना, उसकी भी कंप्लायंस तो आपने हाँ। देखनी है। आप कुछ इनकम अच्छा। जनरेट कर रहे होंगे उससे। ठीक है, तो उस ठीक सूरत है। में मैं आपको ये कहूंगा कि फिर आप सीटीए का पूरा कोर्स ले लें, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू जी। बिलाल साहब, बिलाल साहब, जनाब बिलाल, आपको मौका दिया जा रहा है, आप पूछ लीजिए क्वेश्चन, वरना हम अगले कैंडिडेट पे चले जाएंगे। जी ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज है? अल्लाह पाक का शुक्र है, आप बताइए। मैं भी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर एफएमसीजी की अपनी फाइल रिटर्न जमा कराने में इंटरेस्टेड हूँ। हम्म। इसी के लिए हाजिर हुए हैं। तो हम लोग स्टार्ट से सीखना चाहेंगे जहाँ से हम एफपीआर में लॉगिन होते हैं, और ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन वहीं से के स्टार्ट बाद होगा। बस वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना गाइडेंस चाहिए। बिल्कुल, ये है ही नेविगेशन के मुतल्लिक है। इसमें हमने कुछ थ्योरेटिकल, मैंने जैसे पहले आपको कहा था इंट्रो में कि जो कुछ आपके लिए पर्टिकुलर एरिया, सेगमेंट, सेक्शन, उनके कनेक्टिंग रूल जानना जरूरी हैं, वो तो आपको बताए जाएंगे। बाकी ये कोर्स है ही प्रैक्टिकल नेचर का, इसमें हमने सारी चीजें, आप देखेंगे आने वाली क्लासेस में हम प्रैक्टिकली कर रहे होंगे। जब हम डिस्ट्रीब्यूटर की रिटर्न करेंगे तो आपका एरिया बहुत डिटेल से कवर हो जाएगा। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। अब्दुल्ला नूर साहब, अब्दुल्ला नूर। जी सर। अच्छा सर, वो हसन साहब ने वही बात की है और बाद में भाई ने भी यही बात की है।
तो मैं यही मुझे यानी कि आपने कहा कि थ्योरेटिकली अप्रोच नहीं होगी, तो फिर वो लॉ के हम्म रिलेटेड जो चीजें हैं वो थ्योरेटिकली अगर हम नहीं उसको डील करेंगे तो फिर जी ये प्रैक्टिकली जो जरूर। चीजें वो मैंने इंट्रोडक्शन में ये बताया कि इसके अंदर दो एक जी सर। क्लासेस जो हैं वो पर्टिकुलरली सेल टैक्स को लेके बशारत साहब की प्लान है, जो कि जी जी आपको सर। लॉ ही बताएंगे, ठीक है। उसमें सेगमेंट की बात आप छोड़ दें, वो आपको सेल टैक्स की जो कंप्लायंसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू थ्योरेटिकल जो एरिया है, ठीक है, वो रेगुलेशंस जी आपको वो सर। बताएंगे। प्रैक्टिकल एरिया आपको जो है वो बाकिर रजा साहब करवाएंगे, और वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी अप्रोच के साथ आपको करवाएंगे। तो तो सर ऐसा वो नहीं है कि बाकी इसमें नहीं है, मैंने आपको ये नहीं कहा जी कि नहीं है, बेहतर बिल्कुल। सर। तो सर वो बाकी ये है कि वो जो अप्रोच है यानी कि इनकम टैक्स की, जैसे वो स्टेप वाइज मैंने वो पहले सीटीए किया हुआ था उसके हम्म थ्रू ही आपके, तो इसलिए हम्म मैं दोबारा यानी कि सेल के लिए इधर आया हूँ। तो सर वो मैं हम्म यही है कि वो जो स्टेप वाइज है कि फर्स्ट स्टेप जो है बिल्कुल इनकम टैक्स का, जी तो जी उसी जी हिसाब से चलेंगे या एकदम ये से उसी यानी कि हिसाब से चलेंगे। देखिए इसमें नेविगेशन तो मतलब वो इनिशियल जो लॉगिन होता है उसको छोड़ दीजिएगा, वो वहीं से शुरू करेंगे कि लॉगिन कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जी जी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म है, क्योंकि आप जब आप सेल टैक्स कर रहे हैं तो सबसे पहले तो जरूरी है ना कि आपको रजिस्ट्रेशन का तरीका कार आता है, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल उसके बाद हम वो फिर होंगी वो डिफरेंट चीजें सिनेरियोज सारी के ऊपर चले स्टेप जाएंगे वाइज उस। होंगी, जैसे वो जी नीचे से बिल्कुल इसी लेके तरह ऊपर तक स्टेप होंगी। वाइज होंगे। जी जी सर, ठीक है सर, थैंक यू थैंक थैंक यू अब्दुल्ला जी। दानिश चौहान साहब, दानिश साहब अभी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, बेसिकली मैं हूँ इनकम टैक्स एडवाइज़र और मैं ओके, अपने प्रैक्टिस भी करता हूँ। ठीक है। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आप सर्टिफिकेट करवाएंगे हमारी, हम्म इसका ड्यूरेशन कितना होगा? इट वुड बी अराउंड 10 to 12 लेक्चर मैक्सिमम, और ट्वाइस अ वीक क्लासेस हैं, तो मैक्सिमम जो है ना 1 महीने से 1.5 महीने में, 1.5 महीने में मैक्सिमम कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा सर, दूसरा ये पूछना है कि जो ये क्लासेस होंगे इसमें कोई जी हमें टेम्पलेट फॉर द प्रैक्टिस सिनेरियो मिलेगा कि जिसमें हमें कुछ टेम्पलेट दे दिए जाएं एज ए क्वेश्चन सेल पेपर, टैक्स और के वो उसका टेम्पलेट हम। जैसे जैसे बाकिर साहब ने कमिट किया है, सेल टैक्स का टेम्पलेट वो आप वो वैसे पोर्टल से भी आपको डाउनलोड करना सिखाएंगे, वो शेयर भी कर देंगे सेल टैक्स के टेम्पलेट, ठीक नहीं है, सर, कि वहाँ मैं पे इनवाइस। प्रैक्टिस के लिए अगर आप कोई मिसाल के नहीं, प्रैक्टिस के लिए तो भाई आपका अपना लॉगिन होगा ना, वो हम लॉगिन तो आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस के नहीं लिए। सर, वो एक अगर मैं क्वेश्चन पेपर, जस्ट स्टाइल क्वेश्चन पेपर टेम्पलेट हो जिसमें वो हम मैं सब कुछ। मैं वो आपका अभी पॉइंट दोबारा समझ गया हूँ, ठीक है। हम्म, उसके लिए ये है कि आपको डिफरेंट सिनेरियोज भी वो भी शेयर किए जाएंगे जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी जी भाई, ये मेरा ये सवाल। और ये इसके अंदर जो मैक्सिमम कवरेज ऑफ द सेल टैक्स सिखाई जाएगी या बेसिक ही सिखाया जाएगा? नहीं, इसको बहुत देखिए, कंप्लायंस तो कंप्रीहेंसिवली कवर है, ठीक है। लिटिगेशन को हम नहीं कहते, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारा यहाँ पे लिटिगेशन की तरफ नोट्स। तो मैं आ भी नहीं रहा हूँ सर, वो हाँ, तो बस लिटिगेशन। कंप्लायंस की आप तसल्ली रखें। कंप्लायंस में आपको भाई लेक्चर लास्ट हो, और अगर आपको लगे कि कंप्लायंस में ये चीज कवर नहीं हुई, आप हमें बताइएगा, हम आपको पूरा टाइम देंगे। और बताइए। क्योंकि मैं बेसिकली मेरा ताल्लुक है कराची से सर, जी कराची जी के अंदर आपको पता है नंबर ऑफ कस्टमर अवेलेबल है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। मैं इसलिए तो वो तो देखिए ना, अभी जितने भी फॉर एग्जांपल 5 या 6 जो स्केजुअल इंटैक्ट हैं वो भी हमने आपको कवर करवाने हैं, और दूसरे नंबर पे जो डिफरेंट एनेक्सेस जो सेल टैक्स के रिटर्न के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के अंदर ही रह के हमने काम करना है ना, तो वो डिफरेंट एनेक्सेस की नेविगेशन आपको करवाई जाएगी। लिहाजा आपका क्लाइंट किसी भी सेक्टर से ताल्लुक रखता हो, किसी भी तरह की उसकी रजिस्ट्रेशन कैटेगरी हो, वो उसको आप कैटर कर पाएंगे बाद में। जी सर, थैंक यू, बहुत थैंक शुक्रिया। यू जी। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव मिसेज आमिर ने फिर हैंड रेज कर लिया, आपके पास दोबारा आते हैं बेहजाद हसन साहब। बेहजाद हसन। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। बस सर मैंने यही दानिश भाई ने जो मोस्टली थे वो कवर हो गया, दानिश भाई ने जो पूछा है। मैं भी ओके, इनकम टैक्स प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मैं सेल्स टैक्स जो है ना उसकी तरफ भी ठीक आना है चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है ये थोड़ा भाई, असल वो पैसा उसी इसमें फील्ड। है। जी शायद वो सर। कुछ लोगों को लगे कि मैं कोई पब्लिसिटी कर रहा हूँ, लेकिन वाकई ही असल पैसा जो है वो इसमें है, और जो लोग कराची से बैठ के बात कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कराची जी हमारा सर। बिजनेस हब है भाई। जी सर। सर तो पता यही करना था। लेट सपोज 2-3 महीने बाद हमें कोई इशू हो तो हमें उस पर गाइडेंस मिल सकती है? जी, आपको गाइडेंस मिलेगी। हमारा यही तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक फीचर है कि हमारा आपके साथ कभी भी कोर्स की ड्यूरेशन तक ताल्लुक नहीं रहता। अगर यहाँ पे कोई पुराना स्टूडेंट बैठा है तो वो मेरी इस बात को जो है वो अगर काउंटर करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है
कि हम आफ्टर सपोर्ट पे बिलीव करते हैं। जब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पे भी कोई मसला, कोई दिक्कत, दुश्वारी पेश आती है, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे इसके लिए गाइडेंस किससे लेनी है, मैं अब किसको पूछूं। आपके पास ये फॉरम अवेलेबल है, आप अपनी क्यूरी ड्रॉप करें अपने ट्रेनर को, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। नेक्स्ट वी हैव खुरम। खुरम साहब। अच्छा जी। नेक्स्ट वी हैव चौधरी अयान। जी अयान चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि नेक्सर एच में जो वैल्यू आ रही होती है, हम्म। वो वैल्यू क्या हमारी जो नेक्सर जो सेल्स है उसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो उससे बढ़ सकती है? आपकी सेल्स मतलब आपका स्टॉक अजाफी पड़ा हुआ है, आप ये कह रहे हैं? स्टॉक इजाफी पड़ा है लेकिन नेक्सर सेल्स में वो स्टॉक कम है, क्या वो प्रीवियस डाटा उठा रहा होता है? बाकिर साहब। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं होता। नेक्स्ट एज जो है बड़ा ये यूनिक फीचर है इसके। इसके 3 क्लोजिंग होते हैं जिनके साथ इसका टैली होना जरूरी है। एक नेक्स्ट एच का अपना क्लोजिंग है जिसको नेक्स्ट एफ के क्लोजिंग के साथ उसकी वैल्यू और सेल टैक्स टैली होना चाहिए, और उसी सेल टैक्स को रिटर्न के कैरी फॉरवर्ड से टैली होना चाहिए। नेक्स्ट एच का मिसाल देता हूं कि अपना कैरी फॉरवर्ड आ रहा है, फर्ज करें क्लोजिंग आ रहा है, सेल्स टैक्स वो आ रहा है फर्ज करें 2574, 2574। सही, ठीक हो गया। ये आ गया नेक्सचर एच का। इसके बाद दूसरा आ गया जी नेक्सचर एफ का। नेक्सचर एफ में भी एक क्लोजिंग सेल टैक्स का रहा है, वो भी 2574 ही होना चाहिए। इसके बाद तीसरा आ जाता है सेल्स टैक्स रिटर्न का, जो अगले महीने में आपको ब्रॉड फॉरवर्ड की शक्ल में क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड आता है, वो भी 2574 होना चाहिए। जब तक ये 3 कैरी फॉरवर्ड टैली ना हो, नेक्सचर सबमिट ही नहीं होता, सेन में रहे। सेल्स टैक्स वैल्यू टैली होनी चाहिए, कोई उसमें से पिछला अगला डाटा मर्जी का डाटा नहीं डाला जा सकता। इसकी एक तरतीब और अरेंजमेंट होता है। जो क्लोजिंग आपने जब एक दफा सबमिट कर दिया, जो क्लोजिंग है वो अगले महीने का ओपनिंग होगा। उस ओपनिंग में आप कोई चीज ना उसको एडिट कर सकते हैं, ना उसमें चीज ऐड और डिलीट कर सकते हैं। करंट परचेजेज आएंगी माइनस करके डेबिट क्रेडिट नोट को। अगर डेबिट नोट है तो आपको वो माइनस करके वो परचेजेज लेनी होगी, और फिर आपको कंजम्पशन डालनी होगी अपने उस चीज की जो जिसके अगेंस्ट आप जो रिफंड क्लेम करना चाह रहे हैं। मीनवाइल हम ये कह सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई डाटा है तो वो क्लैरिकली, अगर उसको पेपर डॉक्यूमेंट पे है तो वो क्लैरिकली मिस्टेक है। हाँ उसमें जी एरर है। मिस्टेक है जी, एरर है जी, मिस्टेक वो है, एरर है, वो एरर डाला गया है। जी। डाला गया। जी ठीक हो गया। असल में थैंक मुझे यू। एक नोटिस आया था जिसमें ये दोनों चीजें डिफरेंट है। हाँ मैं यही क्योंकि बता मैं रहा भी हूँ, एक उसमें आपने, मैं बता हम्म, देता हूँ आपको कि उसमें आपने सर्च ये करना है कि पीछे जाके किस महीने में ये डाटा या एरर गलती हुई, और आपने उसको बाई मिस्टेक की शक्ल में ही रिप्लाई में आपने उसको रिकॉर्ड करके और सबमिट करना है रिप्लाई अपना। ठीक है। असल में मेरी तरफ से नहीं हुई, एफबीआर की तरफ से हुई, उन्होंने क्लैरिकली हाँ मिस्टेक हाँ हाँ हाँ, अगर वो डालते एफपीआर हैं। की तरफ से होती है तो आपने उसे भी मेंशन करना है। क्योंकि मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो वो इस हवाले से जो है ना, ठीक तो ठीक वो है। ठीक ठीक ठीक। जी ठीक हो गया, शुक्रिया। थैंक यू चौधरी साहब। ओके नेक्स्ट वी हैव खुरम साहब। खुरम साहब का सवाल रहता है। खुरम साहब। अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल? यस यू आर सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं अगर इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में कंप्लायंस प्लस लिटिगेशन, अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लर्निंग करना चाहें तो कौन कौन से कोर्सेज हमें ऑप्ट करने चाहिए सर? सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर जो 4 महीने का हमारा कोर्स है, जो इनकम टैक्स सेल टैक्स की कंप्लायंस को कवर करता है। अगैन मैं कहता हूँ कि सेल टैक्स उसके अंदर इतना डिटेल के अंदर नहीं होता यहाँ पे। मतलब अगर फर्ज करें सेल सीटीए के अंदर अगर सेल टैक्स की 5 या 6 क्लासेस होती हैं, तो यहाँ पे हमारी 10 से 12 क्लासेस होती हैं। दिस इज मोर फोकस। ठीक है। तो इसको कंसीडर करते हुए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर है, सेल टैक्स का कोर्स है, ताकि आपकी सेल टैक्स के ऊपर एक कंप्रीहेंसिव अच्छी कमांड हो जाए। और फिर उसके बाद आता है आपका एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन, जो कि लिटिगेशन के एस्पेक्ट को कवर करता है। वो फिर आपके इनकम टैक्स के लिटिगेशन हो, आपको डिफरेंट नोटिस आ रहे हो अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, या फिर सेल टैक्स एक्ट के जो नोटिस आ रहे होते हैं। नोटिस से बात आगे चली जाती है तो अपील में चली जाती है, तो दोनों की अपील्स किस तरह से फाइल होती हैं, वो सारी चीजें उसमें कवर होती हैं। तो ये 6 महीने की इन टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये मैं आपको बता दूं। ओके सर, मतलब पहले आप ये कह रहे हैं कि सीटीए प्लस ये बिल्कुल। सेल टैक्स कोर्स ये कर लें,
कंप्लायंस पर्पस के लिए, फिर लिटिगेशन पर्पस के लिए हम जो एडवांस लिटिगेशन का कोर्स है उसमें फिर हाँ, सेल वो टैक्स आप इनकम टैक्स करेंगे। दोनों कवर्ड है। कंप्लायंस आपको पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि लिटिगेशन आपको तभी उसके ऊपर आप जो है वो कमांड हासिल करेंगे। अगर आपको कंप्लायंस नहीं आती, लिटिगेशन आपको समझ ही नहीं आनी। ठीक है सर, ठीक है, मतलब ये थैंक तीनों कोर्स करने पड़ेंगे। जी, ये आपको करने पड़ेंगे। ये आप अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हैं तो एक आप अच्छी कॉर्पोरेट प्रैक्टिस के अंदर आप अच्छी स्टैंडिंग बना सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। नेक्स्ट वी हैव सागर सैतिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एडवोकेट एडवोकेट विशेष, और मेरी टैक्सेशन में कुछ टाइम से प्रैक्टिस चल रही है। ओके। मेरा क्वेश्चन ये था कि अपना जो इंटीग्रेशन का मसला चल रहा है एफपीआर का, पीओएस हो गया और जो ऑनलाइन इंटीग्रेशन होगी, वो इस कोर्स में ऐड है? सर मेरे पीओएस को किस भाई तरह से कह रहे हैं? एक सेकंड मैं बताता हूँ इन्हें। इंटीग्रेशन दो तरह की है। एक तो पीओएस का एक पूरे का पूरा प्रोसीजर या सॉफ्टवेयर है जो एफबीआर खुद देती है, और वो मशीन्स के जरिए ही जो डाटा डाला जाता है वो जाके लिंक कर जाता है रिटेलर के लिए। और जो अब सबके लिए रिटेलर की तरह इंटीग्रेशन कर दी गई है, जिसको डिजिटल इनवाइसिंग कहते हैं, उसके लिए आपको आईटी का बंदा हायर करना पड़ेगा जो आपको ईआरपी का सॉफ्टवेयर बना के दे और आपका लिंक करवाए पूरे का पूरा। उसमें आईटी से रिलेटेड ये सारा काम है। उसके बाद सेल्स की एंट्रियां डालना वो कोई मसला नहीं है। तो ये सिखा आपको बेसिक बता दी जाएगी। लेकिन ये काम एक्चुअली एक सेल्स टैक्स एडवाइजर या सेल टैक्स कंसल्टेंट का नहीं है, क्योंकि वो कोई जाहिर बात है आईटी प्रोफेशनल नहीं है। तो जी इसमें जी, ईआरपी से रिलेटेड राइट है। सर। तो ईआरपी जब तक वो सॉफ्टवेयर जो डिजिटल इनवाइसिंग का सॉफ्टवेयर है उसको लिंक नहीं करवाएगा आपके अपने सिस्टम के साथ। अब उसमें दो तरह से, एक तो या तो क्लाउड से आप असेस लेंगे, अगर आप किसी बड़े इदारे में काम करें तो आपके अपने सर्वर होंगे, उसमें आईटीपी जो आईटीपी कह रहा हूँ सॉरी, उसमें आपका जो है जो इंटरनेट का होता है सारा सिस्टम आईपीज होते हैं पूरे सर। का। जी 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 जी, जी आईपीज। तो आईपीज जो है वो इंटरनेट इंटीग्रेट होंगे प्रोड्यूस, सर। हाँ इंटीग्रेट होंगे। ठीक है। जी 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 जी। राइट सर। हाँ, तो हाँ, ये वो है ही आईटी की डोमेन है। बाकी ये प्रोसीजर कि बता उसके दिया ऊपर जाएगा हाँ आपको कि आपने डिस्कशन हो इसको, सकती है उसके ऊपर, लेकिन उसको डिस्कशन हो इम्प्लीमेंट जाएगी। इनकॉर्पोरेट किस तरह से करना है वो तो ऑफ कोर्स इसके अंदर नहीं है। हम्म। ओके, थैंक यू। वो थैंक पूरा यू जी। प्रोसीजर तरीकाकार आपको वजह कर दिया जाएगा कैसे ये जनाब होना है। तो आपने आगे फिर खुद अपना मार्केट से एक बंदा कोई भी काबिल उठा के उसकी हेल्प से अपना ये सारा प्रोसीजर उसका करवा लेना है। ठीक है। लोग सारे प्रोफेशनली ढूंढ के उसका काम करवा रहे हैं डिजिटल इनवाइसिंग का। ठीक हो गया, सही हो थैंक गया। यू सर। जी महीन अफरोज, महीन अफरोज। जी महीन, महीन आप क्लास में मौजूद हैं? देखो, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी में। ठीक है। ओके। तो मेरा मैं भी ये बताना चाहूंगी, मैंने देखा है कि जो मेरे बैचमेट्स हैं उनको हम्म काफी नो हाउ है इन चीजों की ना, मतलब अबाउट सेल्स टैक्स एंड एवरीथिंग। बट मैं एज अ स्टूडेंट मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे अभी कह लें इसमें नो हाउ नहीं है। तो आई वुड प्रेफर कि मुझे नहीं पता कि इसमें राइट या रॉन्ग क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग मुझे इस चीज में सपोर्ट करें, लाइक बेसिक से अगर हम इस पे जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने इस कोर्स में एनरोल किया है, बीबीए की स्टूडेंट हूँ हम्म, बेसिकली। तो आगे ठीक है मैं फाइनेंस में ही जाना चाह रही हूँ। तो ठीक काफी है। मैंने जहाँ इंटर्नशिप की है वहां से भी मुझे रिकमेंडेशंस आई थी कि मुझे जो टैक्स वाला जो एरिया है वो कवर करना चाहिए। तो महीन इसलिए सॉरी, मैंने इस थोड़ी आवाज डिस्टर्ब हुई थी। मुझे कोर्स ये में एनरोल बताइएगा किया। आप किस डिसिप्लिन की स्टूडेंट हैं? पहले आप क्या पढ़ रही हैं? मैं दोबारा, हो सकता है बाकी लोगों को बीबीए, आवाज आ रही हो, मुझे नहीं आया जी, अभी बताइएगा। बीबीए। ओके, बीबीए। यानी आप बैचलर इन जी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही हैं, जिसमें कि ऑफ कोर्स आपके जी अकाउंटिंग जी। सब्जेक्ट भी जो है वो आते हैं। ठीक है। तो महीन आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑफ कोर्स अगर बीबीए के बाद अगर आप बात करें इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के, आप उस तरफ जाती हैं, ठीक है, तो तब भी आप देखें कि आप किसी भी बिजनेस के, आप किस स्पेसिफिक सेक्टर में जाएंगे, ज्यादा आप किसी बिजनेस के जो है वो अकाउंट्स और फाइनेंस को मैनेज कर रही होंगी। ठीक है। हम्म। तो उसके लिए ये है तो कि बस मैं ये अभी ये कहना चाह रही थी कि हम्म हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, बट सिंस मतलब मैंने ये देखा है कि सबको काफी एडवांस नॉलेज है इसमें, एडवांस हम्म मतलब बेसिक्स शायद आप लोगों की बेसिक्स होगी। एक सेकंड सिंस एक मैं सेकंड न्यू एक हूँ तो सेकंड मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। जी एक सेकंड आप रुके।
मिस महीन, आपको ये बताएं कि ये एक्चुअली जितने भी न्यू कमर हैं जिनको बिल्कुल अलिफ बे भी नहीं आती सेल्स टैक्स की, ये उनके जहन को मद्देनजर रख के इसको पूरे का पूरा स्टडी करवाया जाएगा। ना मुझे जल्दी होगी, ना आपको मैं चलो। जल्दी उठने दूंगा। जी मुझे जी 2.5 जी घंटे जी, बस भी मैं मुझे यही मुझे क्लियर करना चाहती मुझे थी। मुझे 2 से 2.5 घंटे भी पढ़ाना पड़ा, जब तक आप लोगों को वो चीज़ जो टू दी पॉइंट पढ़ाई जा रही होगी और उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन उसी पीरियड में होंगे, उसी दिन होंगे, जब तक वो आपको क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, इंशाल्लाह। चल जी, थैंक यू थैंक महीना यू। इसमें अप्रोच हमारी बहुत इस तरह से होती है, डू नॉट वरी एट ऑल, ठीक है। इसमें हम इस बात की तफरीक नहीं ओके करते कि कौन एक्सपीरियंस्ड हैं और कौन जो है वो बिगनर्स हैं। जी जी, थैंक यू। थैंक यू जी। मोहम्मद वसीम एडवोकेट, मोहम्मद वसीम एडवोकेट। जी वसीम भाई, वसीम साहब क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं ना ऑलरेडी सीटीए वाला जो कोर्स है वो कर चुका हूँ। ठीक है। तो लेकिन सेल्स टैक्स में जो है ना वो मुझे मजीद ज़रूरत थी, तो इसके ठीक है। लिए मैंने ज्वाइन किया है। ठीक है। इसमें सर एक क्वेश्चन ये था कि एक इनवाइस थी, वो 6 मंथ की थी परचेज में। ओके। अच्छा, वो मिसप्लेस हो गई। उसके बाद अब अक्टूबर में जब मैं उसको अपना जो सेल्स टैक्स की वो फाइल करनी थी रिटर्न, उसमें जब ये एनेक्स्चर अपलोड किया तो उसमें जो है ना वो पेंडिंग आ रही थी परचेजेस। तो हम्म। इसका क्या हाल होगा? मेरे पास अब उसकी इनवाइस भी नहीं है। कोई मसला नहीं है, आपने चूंकि पेमेंट पार्टी को की हुई है तो वो जी इनवाइस सर। आप चूंकि क्लेम नहीं कर सके, तो पार्टी को कहें वो दोबारा फ्रेश मंथ में इनवाइस जारी करे और डाटे में आपको ठीक है। प्रोवाइड करे, आप उसको क्लेम कर सकें। कोई मसला नहीं। अगर मैं सर एक उसको गुड, क्लेम नहीं करना चाहता तो उसको डिलीट नहीं कर दूं करना वहां से? चाहता, नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, छोड़ दे वहीं पे, खुद ही 6 महीने बाद वहां से गायब हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। हाँ, वो कोई थैंक यू। मसला नहीं। थैंक यू जी। शकील साहब, आपका क्या सवाल है? मिस्टर शकील, शकील साहब। शकील साहब मौजूद नहीं है। नदीम अकबर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि H1 में एंट्रीज जो होती हैं ये एक ही टाइम पे होती हैं या हर माह इसमें एंट्रीज करनी होती हैं? हर और माह होंगी दूसरी बेटे, मंथली होंगी, मंथली होंगी। इसमें एक बात याद रखिए, जो क्वांटिटी है वो तो एडिट नहीं कभी भी हो सकती, लेकिन वैल्यू एडिट होगी। लेकिन पढ़ाऊंगा उसका टेक्निक, बाद में बताऊंगा कि क्यों वैल्यू का कॉलम उन्होंने रखा है कि उसको एडिट कर सकते हैं क्लोजिंग की। तो जो किसी भी महीने का जो क्लोजिंग होगा अगले महीने का नेक्स्ट मंथ का वो ओपनिंग हो जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब ओपनिंग खुद से आएगा, बाकी जो है वो हमें एंट्रीज ओपनिंग करनी होगी? परचेजेज आपको जो है सेल भी खुद आएंगी, सेल भी ऑटोमेटेड होंगी इंशाल्लाह। ठीक है सर। और सर दूसरा जो सेल टैक्स का काम होता है एक माह में हम जो करते हैं, एक तो होता है विदहोल्डिंग स्टेटमेंट होती है, चालान की सबमिशन हम्म। होती है, सेल टैक्स हम्म। रिटर्न होती है। टोटल कितनी हम्म। तरह का काम होता है एक माह में जो हम करते यही हैं? तरह का होता है जो आपने बता दिया। जो आपने बता दिया। जी ठीक सर, थैंक यू। थैंक यू नदीम। ओके, शकील साहब मौजूद हैं? शकील साहब आपको फिर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। मिसेज आमिर जी, पूछिए। आपने पहले भी थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा किया, उसके लिए शुक्रिया जी। पूछिए। सर मुझे डिजिटल इनवॉइसिंग के हिसाब से पूछना था कि ये डिजिटल इनवॉइस हम जब पोस्ट करते हैं तो ये यहाँ पे स्टॉक को इफेक्ट नहीं करती? स्टॉक को अफेक्ट नहीं करती? हाँ जी, माइनस या प्लस नहीं करती? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करती। ये सेल है एक जो है ना डिजिटल इनवाइसिंग का, आपने देखे उसको लिंक कर दिया एफबीआर के साथ, अभी सबमिशन नहीं हुई। सबमिशन कब होगी? जब अगला महीना आएगा 10 तारीख के बाद ये सारा डाटा ऑटोमेटेड आपके नेक्सर सी में आ जाएगा डिजिटल इनवाइसिंग का। इसके नंबर भी यूनिक होते हैं, और जब आप ये सबमिट कर देंगी तो सबमिट करने के बाद या पहले भी आप इसकी जो एफबीआर जी तस्वीर के साथ इसकी पिक्चर जो डिजिटल इनवाइसिंग की निकलेंगी सारी, तो वो भी आपका जो आईटी वाला बंदा है वही सारा फ्रेम बना के देगा, सब कुछ इनवाइस का शक्ल सूरत सब वही करके देगा। ताकि वो ईआरपी का असल में है ना कि उसको साथ उसको जी ईआरपी इंटीग्रेट का, नहीं किया गया। हाँ बिल्कुल जी, सर क्योंकि लेकिन वो ईआरपी। मेरी सर जी। लेकिन वो मेरे क्या कहते हैं ये एफबीआर के कंप्लायंस तो नहीं देखेगा ना ये आईटी वाला बंदा? वो तो मुझे खुद नहीं देखने होंगे अगर मैं खुद कर रही हूँ तो। मैं मैडम बता अगर रहा हूँ आपको, जी जी मैं प्लीज। इसकी समझा देता हूँ।
ईआरपी को के लिए आपने कभी भी अपना जो आपका एक सिस्टम होता है ना बाकी का अकाउंट का या दूसरा, उसके साथ लिंक नहीं करना। आपने अपने आईटी वाले बंदे को कहना है कि ईआरपी को जो ये हमारा सॉफ्टवेयर लिंक करना है डिजिटल के साथ एफबीआर के जो इंटरमीडियरी होंगे ना, वो बंदा जो बना के जी जी देगा आपको, तो जी वो उसको बिल्कुल एक सेपरेट जगह पे बना के दे जहां पे जो एफबीआर है वो आपके बाकी डाटे पे असेस ना हासिल कर सके। समझ गए? राइट। आप समझ गई, मैं आपके सवाल को समझ गया था। आप क्या बता पूछना चाह रही हैं कि आप ये चाह रही हैं कि वो आपके बाकी डाटे को या स्टॉक को या चीज़ों को असेस ना कर सके एफबीआर। बिल्कुल ठीक है। इसमें ये बंदे को डाउट हो सकता है कि वो हमारे के बाकी सिस्टम की चीज़ें ना उठा ले, तो उसके लिए ये है कि वो बंदा, उसको पता है हमने भी बनवाया है, सारी दुनिया काम कर रही है, वो अलग से इसको बनाया जा रहा है ईआरपी को कि वो सिर्फ एफबीआर ईआरपी की हद तक ही रहे, हमारे बाकी किसी जगह पे ना घुसे। ओके ठीक है, थैंक यू सर। ओके। ओके जी, शकील साहब आपका कोई सवाल है? अदरवाइज हम सेशन को रैप अप कर रहे हैं। शकील साहब, शकील भाई उठ जाएं, क्लास खत्म होने वाली है। शकील भाई सो गए हैं। ये आवाज आ रही है मेरी? जी अभी आ रही है। शकील भाई आप कहाँ चले गए अच्छा, थे? वो मुझे वहाँ माइक का इशू था इसलिए सॉरी। मुझे पूछा ही था कि मैंने सीटीए का कोर्स तो किया हुआ है ठीक है। और मेरा ताल्लुक है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डिवीजन से ना, तो मुझे ये पूछा था कि जीरो रेट भी आप लोग कवर कराएंगे इसमें? बिल्कुल करवाएंगे, क्योंकि बल्कि जीरो इसमें रेट में उसमें तो ज्यादातर रिफंड देना होता है ना हमें। उसमें आपने केस ना, स्टडीज में तो आप एक करवाए सेकंड ही एक रहेंगे। सेकंड एक सेकंड, आप ये शुरू से सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा था? जी जी मैं सुन रहा हूँ। तो फिर आपने अनेक्चर डी जो एक्सपोर्ट वाला और जो अनेक्चर एच का रिफंड वाला वो जो मैं बोल रहा था, आपने वो सुना नहीं? नहीं नहीं, नोट्स? मैंने आपके जब से सवाल जब शुरू हुआ, जब मैंने ज्वाइन किया मैं लेट हो गया था अच्छा ऑफिस से। अच्छा 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 मैंने अच्छा 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 अच्छा। अच्छा जी मैंने भाई शुरू साहब, वाला हम बात सुन वो लें। कोई नहीं, मैं इसको रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन लीजिएगा। बाकी अभी बाकर साहब आपको हाँ, एक्सप्लेन भी कर देते हैं। मुखसरन ये है कि वो हम आपको कवर करवाएंगे। सारा कुछ जी जी। कवर करवाएंगे जी, बस बात सिंपल सी इतनी है, सारा कुछ कवर अच्छा करवाएंगे। रिफंड अच्छा, भी लेना सिखा देंगे आपको इंशाल्लाह। ठीक है सर, ठीक है। थैंक थैंक यू। यू जी। जी एफबीआर पाक। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ आप वो पीओएस के मुतालिक बताएंगे किस तरह उसको रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसका प्रोसीजर क्या होगा। नहीं, ये सवाल पहले भी आ चुका है मैडम। मैं इसका आपको ये बता देता हूँ, एक सेकंड। इसमें यह है कि जैसे बाकी रजिस्ट्रेशन होती है ना, इंपोर्टर की, ट्रेडर की, होलसेलर की, इसी तरह रिटेलर की भी रजिस्ट्रेशन वैसे ही होती है। अब फर्क सिर्फ ये देखना होता है कि टायर 1 का रिटेलर है या टायर 2 का है। टायर 2 को जो है उसको मोस्टली तो टायर 1 में नहीं आ रहे ना लोग, कुछ पंजाब में नोटिस आ रहे हैं कमिश्नर्स की तरफ से कि जो टायर 1 में नहीं है उनको पीओएस के लिए बोला गया है कि आप रजिस्टर करवाएं इसको ना। हाँ जी, तो तो उन्होंने उसके उनकी वो चीज़ों को देख के वो सबको ही लेकर आ रहे हैं ना टायर 1 में कि वो सारे इंटीग्रेट हो जाएं आहिस्ता आहिस्ता। वो सबको ही कोशिश कर रहे हैं कि जो बंदा छोटा रिटेलर है या बड़ा रिटेलर है, पहले तो आपके बिजली के बिल में पैसे लग के आ जाते, आप जमा करवा देते थे, ठीक है। जी जी लेकिन वो जो टायर 2 की बात है, टायर 1 में तो वो जो बड़ी कैटेगरी वाले ना, फ्रेंचाइज हो गई, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हो गए, बड़ी बड़ी शॉप्स हो गई जिन्होंने एसी उसी लगाए हुए हैं, डेबिट क्रेडिट के थ्रू पेमेंट्स होती हैं, उनको टायर 1 में जी रखा है। तो वो आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, कोई मसला नहीं है। जी उसकी सर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे, आप खुद करवाएंगे थैंक आप यू। रजिस्ट्रेशन उन लोगों की। थैंक यू जी। उमर कुरैशी। थैंक यू सो मच। थैंक यू उमर कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था, ये जो प्रार इंट्रोड्यूस कराया है इससे तो इंटीग्रेटेड होता है सॉफ्टवेयर, वो तो ऑटोमेटिकली इनवाइसेस जनरेट करके उधर चली जाती हैं पीआरए में। तो अब ये जो एपीआर इनवाइसेस का जो इंटीग्रेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? किस तरीके से सेल टैक्स इनवाइस का हम कोई डाटा उसको डिफरेंस प्रोवाइड नहीं, करें? कोई डिफरेंस नहीं है। वही जो डाटा है जो आपको एफबीआर में जो आप डेली डालेंगे या दूसरे मंथ एंड पे डालेंगे, 10 तारीख तक उसकी सबमिशन डेट होगी, तो वो नेक्स्ट ईयर सी में ऑटोमेटिकली जाएगा। ओके। अच्छा सर, मैंने अभी असल में दिखाता थोड़ा हूँ, एक सेकंड ठहरो, अभी दिखाता हूँ तुम्हें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है जो दिखानी चाहिए आपको। जो बंदे थोड़े से प्रोफेशनल जानते हैं उनको दिखाना चाह रहा हूं। पूरी शीट खोल रहा हूँ, आपको एक चीज़ दिखानी है तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा सारी कहानी का।
1 मिनट टाइम दीजिए बस। ये लेंगे, नीचे आ जाते हैं। ये देखें जी, ये एक पार्टी है, ये वाली है डिजिटल, एक सेकंड, ये कोहिनूर मिल है जी, टेक्सटाइल की ना, यार्न सेल करती है, इस्लामाबाद में ये रजिस्टर्ड है और यहीं से ये काम कर रही है। तो इसने जो डाटा हमें भेजा ना, ये एनेक्स्चर सी के थ्रू ही आया और मेरे ये ए में आया और मैंने इसे क्लेम किया। मीन ये है कि जब आप डिजिटल इनवाइसिंग के सॉफ्टवेयर में काम कर रहे होंगे तो वो ऑटोमेटेड जो है ना, वो इनवाइसेस सारी सी में जा रही होंगी और उसकी 10 तारीख होती है एनेक्स्चर सी को सबमिट करने की। तो जब आप सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सप्लायर, आपके बायर को वो इनवाइसेस सिस्टम में ही रिसीव होंगी और उनका नंबर, ये यूनिक नंबर होते हैं इस तरह के एफबीआर के लगे हुए। तो ये बहुत बड़े बड़े नंबर, इससे ही अंदाजा हो जाता है कि ये इनवाइस सी के थ्रू हमें ए में आ रही है। समझ गए? राइट सर। वो डिजिटली इंटीग्रेट कर देंगे ना सर, इसमें डिजिटल मैनुअल एंट्री इंटीग्रेट खत्म कर हो देगा जाएगी। जी, मैनुअल एंट्री खत्म हो जाएगी सी में। हाँ। सी में अब वो पहले वाला काम नहीं रहेगा जो ये पढ़ा रहा था ना, मैं अभी बता रहा था, ये खत्म हो जाएगा जो अभी एंट्री एक डाल के दिखाई थी सी में, ये सही काम हो नहीं गया, रहना। सही हो गया। ओके थैंक यू ओके जी। मुबशर मोहम्मद मुबशर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं सर एंड पे इसीलिए हाथ खड़ा किया है कि मैं आपके पास पहले लिटिगेशन का फर्स्ट बैच किया, फिर सेकंड में अभी मेरा चल रहा है क्या जिसमें बात, बाकिर साहब के लेक्चर्स चल रहे हैं, अच्छा, और SCCP वाला भी किया आपसे। तो ओके। कहना सिर्फ इतना था कि बाकिर साहब मुझे लेट मिले हैं, तो अब मैं उनका ये वाला कोर्स ज्वाइन करूंगा। उनका जो लिटिगेशन, उन्होंने हमें 2-3 लेक्चर शायद हुए हैं और हमने अभी रिक्वेस्ट किया है कि हमारे 2-3 हाँ लेक्चर्स और हाँ, कल इंशाल्लाह आपके परसों जो है, परसों सोमवार मंगल को 1-2 लेक्चर अभी और होने मैं हैं, एंड तो पे उसमें यही काफी सारा। सारों से यही कहूंगा कि मैंने बहुत जगह से सेल टैक्स पढ़ा है, मेरा 22-23 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो 2-3 लेक्चर सिर्फ बाकिर साहब के सुने हैं। तो अब दिल कर रहा है कि ये वाला कोर्स भी इनसे जो है ना, इंशाल्लाह इनका एक्सपीरियंस हम सीखेंगे। तो इंशाल्लाह बस इसीलिए मैंने एंड पे अपना जो है ना वो एक आप एड बैक डाले, तो बाकी इंशाल्लाह। मुबशर आपको सर ने तो नहीं कहा था कि आके रिकमेंडेशन करनी है नहीं कि सर के साथ है? मैं तो सर ये 2 क्लासों 3 क्लासों से पहले जानता भी नहीं था, तो अच्छा, वहीं से मेरी सर के साथ जो क्लास में यानी एक इंटरेक्शन हुआ है, और मैंने वाकई मेरा उसमें जो इन्होंने वो कहते हैं ना कूजे को, या पता नहीं दरिया को कूजे में बंद कर दिया, तो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना, सर फड़ फड़ के कह रहे सी पढ़ो यार पढ़ो, मेरे को और पढ़ो। इस तरह के बंदे घर में नहीं मिलते सर, वाकई ऐसे ही एक्सपीरियंस है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बैच चलता है तो इसमें मैं भी ज्वाइन करता हूँ। सर, थैंक यू थैंक सर। यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और बाकी थैंक यू। लोगों को मैं एक बार फिर कह दूं कि हमने बशर साहब को कुछ पे नहीं किया है नहीं और नहीं कोई नहीं उनको नहीं, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। फेवर नहीं दिए। मैं अपना ताल्लुक लाइटर अपना नोट पे कह रहा हूँ। तो मेरा कोई लिंक नहीं है इसके अलावा। नहीं सर, इसके अलावा इसमें माशाल्लाह ऐसे तासुर की जरूरत भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईसीटी को ऑलरेडी जानते हैं। कुछ लोगों ने नहीं नहीं बताया सर। भी कि उन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं। तो यही कुछ चीजें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतर सकें। और इसी जरिए से जो है वो हम कोशिश करते हैं कि जो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, उसको हम शेक ना करें कभी भी। और डिलीवरी के जी ऊपर हम कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। तो इंशाल्लाह जिस तरह आपका पहले एक्सपीरियंस अच्छा गया है, इसमें भी आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जाएगा। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू मुबशर जी। नदीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि इंटीग्रेशन से काम बढ़ेगा या इस पे क्या कोई डिफरेंस स्मूथ होगा? स्मूथ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं है। बस एफबीआर चाह रही थी कि हमारा जो है ना पूरे का पूरा निज़ाम जो है ना ऐसा हो जाए कि डाटा टाइमली लोगों को प्रोवाइड हो। क्योंकि जी, लोग पता क्या कर रहे हैं, सुन लें, लोग जो है पूरा महीना गुजर जाता है और लोग हार्ड कॉपी भेज देते हैं और सॉफ्ट डाटा नहीं भेजते। एफबीआर इसको ना डिस्करेज कर रहा है कि डाटा टाइम से हर बंदे को प्रोवाइड हो और उसको मिल जाए ताकि रिटर्न्स वो टाइम से फाइल कर सके। पीछे इसका कंसल्टेंट यही की कहा। सर काम पे क्या डिफरेंस कोई पड़ेगा, कम होगा या ज्यादा होगा नहीं काम? नहीं नहीं, कंसल्टेंट का काम बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। क्योंकि कंसल्टेंट को अब ये करना पड़ेगा, कंसल्टेंट जो है नए बंदों की डिजिटल इनवाइसिंग के लिए कोई ना कोई बंदे जो है ना वो अरेंज कर ले कि भाई साहब ये आईटी का काम है, ये आपसे ही करवाना है, तो उसके साथ वो उसको उधर से भी बेनिफिट मिल सकता है कंसल्टेंट यस, को। ठीक सर, थैंक यू सर। हाँ, ओके, थैंक यू जी। दानिश साहब। सर जैसा कि अभी ये लास्ट में कहा गया है कि कंसल्टेंट का काम बढ़ जाएगा, तो यहाँ
यहाँ पे कंसल्टेंट कराची में ज्यादातर नील फाइलिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो कोई क्या बात नहीं। आने वाले दिनों में ये नील फाइलिंग से हमारी जान छूट जाएगी? ये तो उसके लिए तो उसी को तो डिस्कस किया जा रहा है। एक तरह से आप कह लें कि जब सिस्टम को डिजिटलाइज करने का पर्पज ही यही हो रहा होता है कि उनके पास एक तो रेडीमेड और एक जो है वो जिसको आप कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस इंफॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली लैंड हो रही होगी एफबीआर के पास। तो जब ये सारी इंफॉर्मेशन उनके पास जा रही होगी तो फिर आपका नील का तो सवाल ही पैदा नहीं होता सर। सर यहाँ पे ना मेरे पास जो कुछ सेक्टर हैं वो हैं क्लॉथ के और बेवरेज के। अब बेवरेज वाले जितने भी जो होलसेल के डीलर हैं ना, वो सर इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। जी जी। तो वो कहते हैं भाई यार हम दूसरी तरह से आ जाएंगे, ये कर लेंगे। तो सर ये कुछ आपने दानिश भाई ऐसी बात की है कि मनहसल कौम, आपको पता है हम थोड़े से जुगाड़ी कौम हैं, जुगाड़ लगाना हम जानते हैं, ठीक है। तो अगर वो भी सिलसिला चलता रहेगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं कंसल्टेंट के लिए जो है ना एक रूम फिर भी रहेगा। देखिए वो लोग जो नील फाइलिंग कर रहे हो, वो इनकम टैक्स की कर रहे हो, सेल टैक्स की कर रहे हो, एक ना एक दिन वो एफबीआर के जो शिकंजा है उसमें उन्होंने आना ही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं से अगर उनको एफबीआर की तरफ से एक मोहब्बत भरा खत मिल जाता है तो फिर ये जो नील फाइल करने वाले हैं ना, ये उनके केसेस को कैटर नहीं कर सकते, इवेंचुअली उन लोगों को प्रोफेशनल्स के पास जाना पड़ता है। मैं आपके थैंक यू सर। एक मिनट, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा कर देता हूँ बात में। सर देखें, जो बंदे भी इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और सेल्स टैक्स में वो बेशक रजिस्टर्ड होकर नील की रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी आमदनी इनकम शो करते हैं तो उनको नोटिस आने ही आने हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जो सेल्स टैक्स में अपनी इनकम शो कर रहा है, सेल्स कर रहा है, वही इनकम टैक्स की रिटर्न में भी साल बाद मेंशन करें, ताकि वो नोटिस ना आए। वरना वो जो बंदे हैं एक काम कर रहे हैं, वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हो रहे और इनकम टैक्स में हैवी सेल्स दिखा रहे हैं, उनको भी नोटिस आ रहे हैं। तो ये काम तो आगे बढ़ना ही है, कम एग्जैक्टली नहीं ऐसे ही होना। है सर। हाँ चलिए जी, उमर कुरैशी आपको आखिरी मौका देते हैं। रेहान साहब आपने माइक ओपन किया, आपकी कोई बात है? रेहान साहब, ओके जी उमर। बड़ा बुरा हाल है। जी अस्सलाम जी वालेकुम। मेरा एक क्वेश्चन था कि एक भाई है मेरे, अस्सलाम वो वालेकुम। सेल टैक्स जी भाई रेहान साहब बारी पहले बारी। आप ले ले नहीं क्वेश्चन नहीं, फिर मैं आप पूछिए उमर, अभी पूछिए। अभी रेहान साहब का माइक बंद हो गया, आप पूछिए। अच्छा अच्छा सर से मेरा एक क्वेश्चन था। मेरे एक भाई हैं वो कोई 10 साल पहले उन्होंने सेल टैक्स ऑपरेटिव करा लिया था, लेकिन सेल टैक्स जो रिटर्न है उनकी कोई नहीं है। उसके अलावा जो वो टैक्स रिटर्न कर रहे हैं वो सेल टैक्स एंड एक्साइज में करे जा रहे थे। तो अब बेसिकली उनका किस तरीके से प्रोसीजर ठीक होगा, जिस तरह बाकी साहब ने कहा है। अगर क्योंकि मैंने उनका चेक किया था, अगर मैं उनकी इनकम टैक्स रिटर्न शो करा देता तो उनको फौरन नोटिस आ जाता। तो काइंडली इसमें एक तो हेल्प आउट करा दिया, और सेकेंडली जो इंटीग्रेटेड का है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सर से क्वेश्चन करना चाहूंगा। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा जिसे परचेज कर रहा है और सेल कर रहा है, या आपस में जब इंटीग्रेटेड इनवाइस होगी, अगर दूसरा नील रिटर्न करेगा तो मेरे ख्याल से इजीली एफबीआर नोटिस प्रोवाइड हाँ कर जी, हाँ देगा। जी, हाँ जी, बिल्कुल अगेन बता। बिल्कुल, नोटिस सबमिट फौरन कर देगा, उसमें कोई चीज़ रह ही नहीं जाएगी, कोई शक नहीं रहेगा किसी चीज़ में भी। और नंबर दो, मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे लोगों ने अपने कुछ यूनिट रजिस्टर्ड करवाए लेकिन रिटर्न फाइल नहीं की, ठीक है। और वो 5-5 साल 8-8 साल रिटर्न फाइल करना ही भूल गए, या उन्होंने सेल टैक्स को समझा ही कख नहीं, उन्होंने कहा दफा मारो की करनी, रजिस्टर्ड हो गए। उसका हल यही है भाई साहब कि अगर आपने वो वाली जो एक्टिविटी दोबारा शुरू करवानी है, तो उसके लिए पहले 2-3 आप कमिश्नर साहब के नाम जो है ना लेटर डाल के उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपके वो उसको एक्टिव कर दिया जाए, उसी लॉगिन को जिसमें आपने सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाई है, ताकि आप अपनी रिटर्न फाइल करने के काबिल हो जाए। अब ऑब्वियसली कि हर रिटर्न का जुर्माना 10,000 रुपये है, उसके लिए आपको फर्दर या तो कमिश्नर अपील को अपील फाइल करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट लेटर लगाकर और प्रोसीजर लगा के कि हम ये जनाब इसको नहीं जानते थे, ये काम था, सॉरी माजरत के साथ, वो जो भी लेटर लिखना लिख के आप उसकी अगर रिलीफ मिल सकता है तो कमिश्नर अपील रिलीफ दे सकता है। तो बाकी आपको रिलीफ नहीं कहीं मिल सकता फाइन पे। 10,000 रुपया पर फाइन होता है रजिस्ट्रेशन अपना रिटर्न लेट फाइल करने का। पहले तो अपना सेल टैक्स का वो एक्टिव करवाएं, नहीं तो दूसरा तरीका ये, एक नए एनटीएन नए सीएनआईसी नंबर पे एक नई कंपनी को एनटीएन उसका रजिस्टर्ड करवाएं पहले, और एनटीएन, बात सुन लेगा, और से एनटीएन रजिस्टर्ड करवा के उसका नया लॉगिन पासवर्ड लेके आइरस का आप पहले अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न उसकी फाइल करें, एक्टिव हो। उसके बाद आप उसकी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे, सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन उस फिर नए नंबर पे आप लेके उसमें एक्टिविटी कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो आपको कोई ख्वाब नहीं दिखाया जाएगा, कोई झूठ नहीं बोला जाएगा कि मैं जनाब ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उमर साहब फलां ये वो, ना 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 ना, जो कानून है वो कानून है।
फाइन है 10,000 रुपया, फर्ज करें 4 साल की रिटर्न है, 12 चौक 48, 4,80,000 रुपया बनता है, जमा करवाएं और रिटर्न अपनी फाइल कर लें। ये बड़ा सिंपल सा मेथड है। हाँ जी, थैंक यू जी। ओके, लेट्स रैप अप दिस सेशन। ये आखिरी भाई हैं, कोई नाम इनका मैं क्या प्रोनाउंस करूं, नवासो जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी रेहान, आप पूछिए। जी क्या हाल है? ठीक है सर। अल्लाह का शुक्र। आप अच्छा, मैंने बाकी साहब का सर का सारा वो लिया है सेशन, लेकिन स्टार्टिंग पे मैं इसको नहीं वो ज्वाइन कर सका। तो मुझे एक तो ये पूछना था कि ये कितनी ड्यूरेशन है इस कोर्स की, और 10 से 12 लेक्चर्स, और ये वीकेंड पे ही है? जी सर। जी वीकेंड पे है, सैटरडे संडे। और अभी इसमें मुझे इसी में पूछ लूं कि कितनी फीस है इस कोर्स की? वो आपके जो भी कोऑर्डिनेटर हैं रेहान, उनको मैसेज कीजिएगा, वो आपको उसमें असिस्ट कर देंगे, क्योंकि ये मैं हमारी एडमिन डोमेन नहीं होती। ओके सॉरी, मैं एडमिन में कर रहा था, उसमें मैसेज आ नहीं रहा था, तो काइंडली अगर वो सुन रहे हैं तो हमें बता दें, ताकि वो मेरे भी क्वेश्चन तो बेहतरीन है। काफी हैं। आप क्वेश्चन तो ये काफी है, लेकिन नंबर मैं नोट करें, जब आप तक इस पे मैसेज कीजिएगा, आपको गाइड कर देंगे वो। जी मैं आप सर से कहना था कि क्वेश्चन तो काफी हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद करें तो वो ज्यादा बेटर है। जी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह जितने मर्जी कीजिएगा। मैंने खुद ही जब पढ़ाना, डिटेल से पढ़ाना, तो शायद वो आपको क्वेश्चन करने की जरूरत भी पेश ना आए। हाँ जी ठीक है सर, मैं फिर ये अभी वो जरा कोऑर्डिनेटर से बात कर लेता हूँ, उससे जी काइंडली जरा मुझे शेयर कर देंगे। जी कर दिया हुआ, नंबर शेयर चैट बॉक्स में है। ओके नवासो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है डिजिटल इनवॉइसिंग के हवाले से, कि जैसे आप लोग फरमा रहे थे कि ईआरपी में वो एंट्री करेंगे तो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी एफपीआर, और हर जगह अपडेट हो जाएगा। अगर वो ईआरपी में एंट्री ही नहीं करते, डिले करते हैं, तो उसका क्या तोड़ है? एक, और दूसरा डिजिटल इनवॉइसिंग किन लोगों के लिए है? सबके लिए है सबके या लिए, कोई थ्रेशोल्ड है? तमाम बिजनेस एक्टिविटी करने वालों के लिए, जो भी सेल कर रहे हैं, तमाम इंपोर्टर, होलसेलर, ट्रेडर, डिस्ट्रीब्यूटर। टायर 1 में पहले ही काम कर रही है वो, तो ऑलरेडी कर रहे हैं रिटेलर। ये तो आप बाकी लोगों के लिए, अदर देन रिटेलर, उन्होंने करना। और ईआरपी में अगर एंट्री नहीं करते तो उसका क्या सोल्यूशन है, एफबीआर या दूसरे लोगों नहीं के करते पास? तो फिर एनेक्सर सी में एंट्री कर लें। एफबीआर खुद ही फिर आपको वो नोटिस करेगा, जो उसने एक टाइम ड्यूरेशन दी हुई है, उसने अपने एसआरओ जारी किए हैं, एफबीआर की साइट पे पड़े हुए हैं, उसमें उसने टाइम लिमिट बताई हुई है। अब मोस्टली टाइम लिमिट बहुत सारे लोगों की खत्म हो रही है, तो जिनकी खत्म हो रही है उनको फौरन इंटीग्रेट करना चाहिए अपने आप को, और जिनके पास अभी कुशन मौजूद है वो तैयारी करें, और कोई हल नहीं। राइट सर, थैंक यू। Thank you जी, thank you so much all of you for joining us. Thank you बाकिर रज़ा साहब, this was a very insightful session। और इंशाल्लाह हमारी क्लासेस का आगाज़ एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जिस तरह के बहुत सारे लोग जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, किसी कोर्स में एनरोल हैं, दे नो कि हमारी बाकायदा क्लासेस का आगाज़ जो है वो अगले वीक से होता है, यानी अगले सैटरडे से हमारी बाकायदा क्लासेस का आगाज़ होगा। तो इंशाल्लाह अगले सैटरडे को मुलाकात होती है, उस दिन हमारा पहला लेक्चर होगा। कोशिश करें जिस एंथुसियाज्म के साथ आपने आज सेशन को ज्वाइन किया है फॉर बेटर लर्निंग, अगर आप जितना लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही आपका लर्निंग कर्व जो है वो इम्प्रूव होगा। और दिस इजंट अबाउट कि सिर्फ आप मैज इनरोलमेंट करवा लेने से आप नई चीज़ें सीखेंगे। आपको एक तो एक्टिवली क्लासेस के अंदर पार्टिसिपेट करना है, दूसरे नंबर पे ये भी करना है कि आपका, चूंकि आज भी सेशन को अगर देखा जाए टेक्निकली तो तकरीबन हम 2 घंटे पे जा रहे हैं, और जब ये प्रॉपर लेक्चर होगा तो ये 2 घंटे से ऊपर भी जा सकता है। तो आप इतना लंबा लेक्चर जो है वो उसको मेमोराइज नहीं कर सकते। सो बेटर अप्रोच वुड बी कि आपका जो 5 दिन का गैप है उसके अंदर क्लासेस को रिपीट करके आया करें। जब आप इस अप्रोच को लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आपका जो लर्निंग कर्व है वो इम्प्रूव होगा। और कुछ लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली महीने जिक्र किया कि जी मैं बिगिनर हूँ। क्वेश्चंस आर नेवर स्टूपिड। हमारी अप्रोच तो इसी तरह से होती है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, लेकिन बिगिनर्स हों या बाकी लोग भी हों, उनको भी मैं यही कहूंगा कि क्वेश्चन करने से आपने हेजिटेट नहीं करना, टू द पॉइंट रहें, रेलिवेंट जरूर रहें, लेकिन क्वेश्चन जो भी आपके जहन में आया उसको जरूर पूछें, उससे जो है वो आपके लिए क्लैरिटी ज्यादा अच्छी हो जाती है। सो इन्हीं बातों के साथ बाकिर साहब बहुत शुक्रिया आपका सर, इंशाल्लाह अगले थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।